नमस्कार। आज हमारे सामने पौधों के वर्गीकरण से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं और पहली नज़र में ये लिनियस, बेंथम, हुकर जैसे नामों और फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल जैसे शब्दों का एक जंगल सा लगते हैं। तो आज हमारा मकसद इस जंगल में एक तरह से रास्ता बनाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिकों ने पौधों की इस विशाल दुनिया को समझने और व्यवस्थित करने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए और कैसे ये तरीके समय के साथ बदलते गए। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ पौधों को अलग-अलग खानों में रखने की कहानी नहीं है। ये असल में इस बात की कहानी है कि इंसान ने प्रकृति को कैसे देखा और समझा। हर वर्गीकरण प्रणाली मतलब अपने समय के विज्ञान और सोच का एक आईना होती है। तो हम एक तरह से वैज्ञानिक सोच के विकास का सफर तय करेंगे पौधों के बहाने। चलिए, तो फिर एकदम शुरुआत में चलते हैं। इन स्रोतों के मुताबिक वैज्ञानिक तरीके से पौधों को वर्गीकृत करने की पहली कोशिश किसने की? अरस्तू का नाम आता है। हाँ, अरस्तू। उनका तरीका आज के हिसाब से देखे तो बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन अपने समय के लिए कह सकते हैं कि क्रांतिकारी था। उन्होंने पौधों को सिर्फ उनके बाहरी रूप रंग के आधार पर 3 समूहों में बांट दिया: पेड़, झाड़ियां और जड़ी बूटियां। मतलब बस जो आंखों से दिख रहा है? बस उन्होंने सिर्फ ये देखा कि पौधा कितना बड़ा है और उसका तना लकड़ी का है या नहीं। कोई गहरी वैज्ञानिक जांच नहीं, बस आंखों देखा वर्गीकरण। और उनके बाद थियोफ्रेस्टस आए, जिन्हें स्रोत वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। उन्होंने इसे कैसे आगे बढ़ाया? थियोफ्रेस्टस वो अरस्तू के ही छात्र थे, तो उन्होंने इस काम को और गंभीरता से लिया। अपनी किताब हिस्टोरिया प्लांटारम में उन्होंने सिर्फ आकार ही नहीं बल्कि पौधों की आदत यानी उनके जीवन चक्र को भी देखा जीवन चक्र मतलब? कि वो 1 वर्षीय हैं, 2 वर्षीय हैं या कई सालों तक जीते हैं। ये एक कदम आगे था, लेकिन अभी भी ये सब बाहरी अवलोकन पर ही आधारित था। फिर एक बहुत बड़ा नाम आता है जिसके बिना ये चर्चा अधूरी है, कैरोलस लिनियस। स्रोत इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं। उनके आर्टिफिशियल सिस्टम या कृत्रिम प्रणाली के बारे में बताइए। यहाँ कृत्रिम शब्द का मतलब कुछ नकारात्मक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उनकी प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी सीमा दोनों थी। कृत्रिम का मतलब है कि उन्होंने पौधों के बीच के सभी संबंधों को देखने के बजाय सिर्फ 1 या 2 चुने हुए लक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने फूलों को चुना, खासकर पुंकेसर यानी नर हिस्से की संख्या को। सिर्फ फूलों को ही क्यों? ये थोड़ा अजीब लगता है कि पूरे पौधे को छोड़कर सिर्फ एक हिस्से पर ध्यान दिया जाए। यही तो उनकी प्रतिभा थी। स्रोत में एक दिलचस्प बात लिखी है कि लिनियस का मानना था कि फूल पौधे का वो हिस्सा है जिस पर पर्यावरण का असर सबसे कम पड़ता है। पत्तियां या तना तो मिट्टी और मौसम के हिसाब से बदल सकते हैं, पर फूल की जो मूल संरचना है वो स्थिर रहती है। तो उन्होंने एक ऐसा लक्षण चुना जो भरोसेमंद था। अच्छा, ये तो बहुत स्मार्ट सोच थी। किताबों के कवर के रंग के हिसाब से जमाने जैसी थी। अगर आपको लाल रंग की किताब चाहिए तो आप तुरंत ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो विज्ञान की है या कहानी की। वाह, ये तो बहुत अच्छी मिसाल है। मतलब उनका सिस्टम पहचान करने के लिए यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए बेहतरीन था। अगर आपके हाथ में कोई अनजान पौधा है तो आप उसके फूल के पुंकेसर गिनकर तुरंत बता सकते थे कि वो किस समूह का है। एकदम सही। उनकी किताबें सिस्टमा नेचुरी और स्पीशीज प्लांटारम उस दौर के वनस्पति विज्ञानियों के लिए फील्ड गाइड की तरह थीं। इसने दुनिया भर से आ रहे हजारों नए पौधों को व्यवस्थित करना बहुत आसान बना दिया। लेकिन इसकी वजह से कई बार ऐसे पौधे एक ही समूह में आ गए जिनका आपस में कोई गहरा रिश्ता नहीं था, है ना? बिल्कुल, जैसे एक ही पुंकेसर होने की वजह से बिल्कुल अलग-अलग परिवारों के पौधे एक साथ रख दिए गए। सच में इतनी सरल है? इसी असंतोष ने अगली पीढ़ी को एक गहरी, ज्यादा प्राकृतिक खोज के लिए प्रेरित किया होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वैज्ञानिकों को महसूस होने लगा कि वर्गीकरण सिर्फ सुविधा के लिए नहीं होना चाहिए, उसे प्रकृति की असलियत दिखानी चाहिए। यहीं से नेचुरल सिस्टम यानी प्राकृतिक प्रणाली की शुरुआत होती है, और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है बेंथम और हुकर का। हाँ, उनकी किताब जेनेरा प्लेंटारम का जिक्र कई बार हुआ है। तो उनकी प्राकृतिक प्रणाली लिनियस की कृत्रिम प्रणाली से असल में अलग कैसे थी? अगर लिनियस का तरीका किताबों को रंग से जमाना था, तो बेंथम और हुकर का तरीका उन्हें विषय के हिसाब से जमाना था, जैसे विज्ञान, इतिहास, साहित्य। उन्होंने सिर्फ 1-2 लक्षण नहीं, बल्कि पौधे के हर हिस्से को देखा: जड़, तना, पत्ती, फूल, फल,
बीज, उनकी आंतरिक बनावट, सब कुछ। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, उनका मकसद था उन पौधों को एक साथ रखना जो हर तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते हों, यानी जिनके बीच प्राकृतिक संबंध हो। लेकिन क्या इतने सारे लक्षणों को एक साथ देखना वर्गीकरण को और ज्यादा जटिल और व्यक्तिपरक नहीं बना देता? मतलब सब्जेक्टिव। कम से कम लिनियस का तरीका सीधा और सरल तो था। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये ज्यादा जटिल था और इसमें वैज्ञानिक के अनुभव और समझ की बड़ी भूमिका थी, लेकिन इसका नतीजा कहीं ज्यादा संतोषजनक था। इसने पौधों के ऐसे समूह बनाए जो ज्यादा तार्किक और स्वाभाविक लगते थे। और ये प्रणाली काफी प्रभावशाली भी रही, जैसा कि स्रोत बताते हैं। बहुत ज्यादा। ये इतनी सफल और विस्तृत थी कि आज भी भारत और कई दूसरे देशों के बड़े बड़े हर्बेरियम में पौधों को इसी के हिसाब से सहेज कर रखा जाता है। ये अपने आप में इसकी कामयाबी का सबूत है। हमारे पास उनके सिस्टम का एक फ्लोचार्ट भी है। उन्होंने पादप जगत को क्रिप्टोगेम्स यानी बिना बीज और फूल वाले पौधे और फेनेरोगेम्स यानी बीज वाले पौधों में बांटा। ये तो काफी सीधा साधा विभाजन लगता है। हाँ, लेकिन इसके अंदर की व्यवस्था में उनकी गहरी समझ दिखती है। जैसे उन्होंने बीज वाले पौधों में डाइकॉट्स को पहले रखा, फिर जिम्नोस्पर्म को और फिर मोनोकॉट्स को। इसमें क्या खास बात है? आज हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में रखना विकास की दृष्टि से सही नहीं है। ये उनकी प्रणाली की एक बड़ी खामी मानी जाती है। अच्छा, लेकिन स्रोतों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है। डाइकॉट्स के अंदर उन्होंने फूलों को अंडाशय की स्थिति के हिसाब से व्यवस्थित किया था। थैलामीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी, ये एक ही वाक्य में बहुत ज्यादा तकनीकी जानकारी लगती है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर, इसे आसान तरीके से समझते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ फूलों में पंखुड़ियां और दूसरे हिस्से अंडाशय के नीचे से निकलते हैं, कुछ में बीच से और कुछ में ऊपर से। उन्होंने फूलों को इसी क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है। अब मजे की बात यह है कि बेंथम और हुकर डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को अपने काम का आधार नहीं मानते थे, लेकिन अनजाने में ही उन्होंने एक विकासवादी पैटर्न पकड़ लिया था। ये पैटर्न दिखाता है कि कैसे फूल समय के साथ विकसित हुए और अंडाशय ज्यादा सुरक्षित होता गया। मतलब हाइपोगाइनी से एपिगाइनी तक का सफर। बिल्कुल, एक सरल डिजाइन से एक ज्यादा जटिल डिजाइन की ओर। अरे वाह, मतलब वे विकास की कहानी लिख रहे थे बिना ये जाने कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो हमने बाहरी अवलोकन से शुरू किया, फिर प्राकृतिक संबंधों तक पहुंचे और अब अनजाने में ही सही विकासवाद की दहलीज पर खड़े हैं। तो इसके बाद तो डार्विन का प्रभाव आना ही था। बिल्कुल, डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बाद विज्ञान की दुनिया ही बदल गई। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कौन किससे मिलता जुलता है, बल्कि ये था कि कौन किसका पूर्वज है। यहीं से तीसरी बड़ी प्रणाली का जन्म हुआ, फाइलोजेनेटिक प्रणाली, जिसका सीधा मतलब है विकासवादी संबंधों पर आधारित प्रणाली। और इससे जुड़े नाम हैं एंगलर और प्रांटल। उनका नजरिया बेंथम और हुकर से कैसे अलग था? उन्होंने पौधों को एक परिवार के पेड़ यानी फैमिली ट्री पर रखने की कोशिश की। उन्होंने ये तर्क दिया कि सबसे आदिम या प्रिमिटिव पौधे वे होने चाहिए जिनके फूल सबसे सरल हों। सबसे सरल फूल? हाँ, और उनके हिसाब से सबसे सरल फूल वे थे जिनमें पंखुड़ियां नहीं होती और जिनमें परागण हवा से होता है। ये एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी विचार था। ये तो मतलब सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। अब पौधे जैसे दिखते हैं सिर्फ वही मायने नहीं रखता, बल्कि ये भी मायने रखता है कि लाखों साल पहले उनके पूर्वज कैसे रहे होंगे। ये तो जासूसी करने जैसा है ना? जीवाश्मों और आज के पौधों के सुरागों को जोड़कर एक कहानी बनाना। आपने बिल्कुल सही कहा। ये बॉटनी और पैलियोंटोलॉजी को एक साथ लाने जैसा था। लेकिन सोचिए, ये परिवार का पेड़ बनाना कितना मुश्किल होता होगा। डीएनए से पहले वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर बहुत बहस होती थी कि कौन सा लक्षण आदिम है और कौन सा विकसित। तो काफी कुछ अनुमान पर आधारित था। हाँ, काफी हद तक। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक नया शब्द आता है, न्यू सिस्टमैटिक्स या बायोसिस्टमैटिक्स, जिसे सर जूलियन हक्सले ने नाम दिया। ये क्या है? ये आज का आधुनिक दृष्टिकोण है। ये कहता है कि किसी पौधे को समझने के लिए सिर्फ उसकी बाहरी बनावट काफी नहीं है। हमें उसके जेनेटिक्स को देखना होगा, उसके गुण सूत्रों की संख्या और संरचना को देखना होगा, जिसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। अच्छा,
उसकी केमिस्ट्री देखनी होगी, वो कहाँ और कैसे उगता है ये सब देखना होगा। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। आज जब हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं तो हम दो पौधों के बीच का रिश्ता सिर्फ अनुमान से नहीं बल्कि जेनेटिक सबूतों के आधार पर बता सकते हैं। इसका मतलब आज के फैमिली ट्री तो एंगलर और प्रांटल के समय से बहुत अलग दिखते होंगे। जमीन आसमान का फर्क है। डीएनए ने कई पुराने रिश्तों को तोड़ दिया है और कई नए हैरान करने वाले रिश्ते बनाए हैं। कई बार तो जो पौधे दिखने में बिल्कुल अलग लगते हैं वे जेनेटिक स्तर पर करीबी रिश्तेदार निकलते हैं। ये वर्गीकरण की दुनिया में एक लगातार चलने वाली क्रांति है। ये तो कमाल है। चलिए, इसी बातचीत के दौरान कुछ खास शब्द और पौधों के समूह आए हैं, उन्हें थोड़ा और समझते हैं। जैसे क्रिप्टोगैम्स, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है छिपा हुआ प्रजनन। क्रिप्टो माने हिडन, गैमोस माने मैरिज। ये उन पौधों के लिए इस्तेमाल होता था जिनमें फूल या बीज नहीं होते, जैसे मॉस और फर्न। माना जाता था कि इनका प्रजनन तंत्र छिपा हुआ होता है। ये स्पोर से प्रजनन करते हैं। और स्रोतों में ब्रायोफाइट्स यानी मॉस जैसे पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा गया है। ये क्यों? क्योंकि मेंढक की तरह ही ये रहते तो जमीन पर है, लेकिन अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, खासकर लैंगिक प्रजनन के लिए, इन्हें पानी की जरूरत होती है। इनके नर गैमीट को तैरकर मादा गैमीट तक पहुंचना होता है, जिसके लिए पानी की एक परत जरूरी होती है। फिर एक शब्द आता है हेट्रोस्पोरीन, जिसके बारे में कहा गया है कि ये बीज के आदत के विकास के लिए जरूरी है। ये क्या है? ज्यादातर फर्न जैसे पौधे एक ही तरह के स्पोर बनाते हैं, लेकिन कुछ पौधे जैसे सेलाजिनेला दो तरह के स्पोर बनाने लगे, एक छोटा जो नर होता है और एक बड़ा जो मादा। ये बीज बढ़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। बड़े स्पोर ने पौधे के अंदर ही रहकर पोषण लेना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर बीज के विकास का आधार बना। वाह! और कुछ मजेदार उदाहरण भी हैं, जैसे सहजीवी संबंध, लाइकेन का जिक्र है। लाइकेन एक क्लासिक उदाहरण है। ये कोई एक जीव नहीं है, बल्कि शैवाल और कवक की एक टीम है। एक टीम? कवक उसे रहने की जगह और सुरक्षा देता है। ये टीम इतनी मजबूत होती है कि ये बंजर चट्टानों पर उगने वाले पहले जीव हो सकते हैं, जहां कोई और नहीं उग सकता। और माइक्रोराइजा भी इसी तरह का कुछ है? बिल्कुल, वो पौधों की जड़ों के साथ कवक का जुड़ाव है और ये ज्यादातर पौधों के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इन स्रोतों में कुछ रिकॉर्ड तोड़ने वाले पौधों के नाम भी हैं, जैसे दुनिया का सबसे छोटा फूल वाला पौधा वॉल्फिया, और एक जीवित जीवाश्म, जिनको इसे ऐसा क्यों कहते हैं? जिनको एक ऐसा पौधा है जिसका पूरा परिवार करोड़ों साल पहले विलुप्त हो गया। आज इसकी सिर्फ एक ही प्रजाति बची है। ये अपने आप में एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो हमें डायनासोर के युग की वनस्पति की झलक देता है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, अरस्तु के सरल वर्गीकरण से लेकर आज के डीएनए आधारित जटिल फैमिली ट्री तक, ये साफ है कि प्रकृति को वर्गीकरण करने का हमारा तरीका हमारी अपनी समझ के साथ साथ विकसित हुआ है। बिल्कुल, ये कैसा दिखता है से शुरू होकर ये किससे संबंधित है और अब इसका जेनेटिक कोड क्या कहता है तक का सफर है। हर पीढ़ी ने अपने समय के सबसे उन्नत उपकरणों और विचारों का इस्तेमाल किया और कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाया, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सही कहा। इन स्रोतों के अंत में विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण का जिक्र है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमिया। हमने आज मुख्य रूप से प्लांटी यानी पादप जगत पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम जेनेटिक्स, वायरस और सूक्ष्म जीवों की विशाल और अदृश्य दुनिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं, क्या 5 जगत का ये सिस्टम भी अब पुराना नहीं लगने लगा है? क्या ये जीवन की सच्ची विविधता को दर्शाने के लिए काफी है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कई वैज्ञानिक अब मानते हैं कि 5 जगत का सिस्टम काफी नहीं है। अब 3 डोमेन की बात होती है: बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, जो जगत से भी बड़ा स्तर है। हम जिसे जीवन का पेड़ कहते थे, अब पता चल रहा है कि वो एक जीवन का जाल है, जिसमें जीन्स एक प्रजाति से दूसरी में भी जाते हैं। तो हाँ, वर्गीकरण का अगला महान पुनर्गठन शायद हमारे सामने ही हो रहा है, और ये कैसा दिखेगा ये देखना बहुत रोमांचक होगा। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं। ये सफर तालाब की हरी सतह से शुरू होगा, फिर हम समुद्र के भूरे जंगलों से गुजरेंगे और आखिर में महासागर की उन अंधेरी गहराइयों में पहुंचेंगे जहां रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। और इस पूरे सफर में हमारे गाइड होंगे शैवाल यानी एल्गी,
जिनके बारे में हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के सवालों का एक दिलचस्प संग्रह है। हमारा मिशन है इस काई के पीछे छिपे पूरे ब्रह्मांड को समझना। बिल्कुल। ज्यादातर लोग शैवाल या एल्गी का नाम सुनते ही मतलब तालाब में जमी हरी काई के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये तो कहानी की बस शुरुआत है। आज हम देखेंगे कि शैवाल भूरे, लाल, नीले, हरे, यहाँ तक कि रंगहीन भी हो सकते हैं। कुछ चट्टानों जैसे मजबूत होते हैं तो कुछ चाय के बागानों में बीमारी फैलाते हैं। ये एक छिपी हुई दुनिया है जो हमारे खाने से लेकर हमारी सांस तक हर चीज को प्रभावित करती है। ठीक है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत सबसे जानी पहचानी जगह से करते हैं। हरे शैवाल, इन्हें क्लोरोफाइसी कहते हैं, है ना? जैसे स्पाइरोगायरा, जो हम सब ने शायद स्कूल की किताबों में देखा है। लेकिन मेरे नोट्स में एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया कि इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी वो हिस्सा जो खाना बनाता है, उसके आकार अलग अलग होते हैं। किसी में कप जैसा, किसी में जाली जैसा। स्पाइरोगायरा में तो स्पाइरल यानी सर्पिल। क्या ये सिर्फ डिजाइन के लिए है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। यह प्रकृति की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है, सिर्फ एक तथ्य नहीं। ये असल में लाइट को पकड़ने के लिए बनाए गए अलग अलग तरह के जाल हैं। स्पाइरोगायरा को ही लीजिए, वो एक पतले धागे जैसा होता है। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का स्पाइरल डिजाइन ये पक्का करता है कि उस धागे के हर हिस्से को, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, सूरज की रोशनी का बराबर हिस्सा मिले, कोई भी कोना अंधेरे में ना रहे। इसी तरह कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट एक सैटेलाइट डिश की तरह काम करता है, जो ज्यादा से ज्यादा रोशनी को एक जगह फोकस कर सके। वाह, मतलब ये सिर्फ आकार नहीं बल्कि जिंदा रहने की तरकीबें हैं। और ये अपना खाना स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, पायरोनॉइड्स नाम की जगहों पर। ये तो पौधों जैसा ही हुआ। हाँ, काफी हद तक। इसीलिए इन्हें पौधों का पूर्वज भी माना जाता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। ये हरे शैवाल तो ज्यादातर ताजे पानी में या समुद्र की ऊपरी सतह पर मिलते हैं, जहां भरपूर धूप हो। तो अगर हम थोड़ा और गहरे जाएं, जहां सूरज की रोशनी कम होने लगती है, वहां हमें क्या मिलता है? वहां हमें मिलता है शैवाल का दूसरा बड़ा समूह, फियोफाइसी, यानी भूरे शैवाल। इन्हें आप समुद्र के जंगल कह सकते हैं। लेमिनेरिया या केल्प जैसे शैवाल तो 100 फीट तक लंबे हो सकते हैं और पानी के नीचे पूरे जंगल बना देते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और सी तो होता है, लेकिन एक और पिगमेंट होता है, फ्यूकोजैंथिन। यही वो पिगमेंट है जो इन्हें इनका जैतूनी हरा या गहरा भूरा रंग देता है और हरी रोशनी को बेहतर सोखने में मदद करता है। और इनकी बनावट भी ज्यादा जटिल लगती है। नोट्स में लिखा है होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड। ये क्या है? इन्हें आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। होल्ड फास्ट एक एंकर की तरह है जो शैवाल को चट्टानों से कसकर पकड़े रहता है ताकि लहरें उसे बाहर ना ले जाएं। ये जड़ नहीं है क्योंकि ये जमीन से पानी नहीं खींचता। स्टाइप एक डंठल जैसा है जो उसे सीधा रखता है। और फ्रॉन्ड एक पत्ती जैसी बड़ी संरचना है जो असल में फोटोसिंथेसिस करती है। कुछ में, जैसे फ्यूकस में, छोटे छोटे एयर ब्लैडर यानी हवा के गुब्बारे भी होते हैं जो इन पत्तियों को ऊपर पानी की सतह की ओर उठाकर रखते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके। ठीक है, तो हरे शैवाल उथले पानी में है, भूरे शैवाल थोड़ी और गहराई में। लेकिन अगर हम और भी नीचे जाएं, महासागर की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी लगभग ना के बराबर है, क्या वहां भी जीवन है? क्या वहां भी कोई शैवाल मिलता है? बिल्कुल, और यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वहां हमें मिलते हैं रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल। ये गहरे समुद्र के राजा हैं। इनके पास एक सुपर पावर है, एक खास लाल पिगमेंट जिसे R5-एरिथ्रिन कहते हैं। ये पिगमेंट ऐसा क्या खास करता है? इसे ऐसे सोचिए, जब सूरज की रोशनी समुद्र में जाती है तो इंद्रधनुष के बाकी रंग, लाल, पीला, नारंगी, पानी की ऊपरी सतह पर ही सोख लिए जाते हैं। लेकिन नीली और हरी रोशनी सबसे जिद्दी होती हैं। वो पानी में बहुत गहराई तक सफर करती हैं। लाल शैवाल का ये खास पिगमेंट एक सुपर हीरो की तरह है जो इसी बची खुची टिमटिमाती नीली हरी रोशनी को पकड़कर उससे खाना बना सकता है। इसीलिए ये उन गहराइयों में भी जिंदा रह पाते हैं जहां कोई और पौधा या शैवाल जिंदा रहने की सोच भी नहीं सकता। ये तो कमाल है। मतलब ये प्रकृति का एक बेहतरीन अडेप्टेशन है। लेकिन इनके बारे में एक और बात मुझे बहुत अजीब लगी। नोट्स में लिखा है कि इनके जीवन चक्र में फ्लैजिला यानी तैरने के लिए वो जो पूंछ जैसी चीज होती है वो कभी होती ही नहीं। इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स भी तैर नहीं सकते। ये तो विकास के नजरिए से एक बहुत बड़ी कमजोरी लगती है।
अगर आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स खुद तैर नहीं सकते तो आप तो बस किस्मत और पानी की धाराओं के भरोसे हैं। क्या इससे इनके अस्तित्व पर खतरा नहीं होता? सवाल बहुत अच्छा है। पहली नज़र में ये वाकई एक कमजोरी लगती है। लेकिन उन्होंने इस कमी को भी अपनी ताकत बना लिया है। इनके जो नर गैमीट्स होते हैं वो गतिहीन होते हैं, लेकिन उन्हें पानी की धाराएं बहाकर मादा गैमीट्स तक ले जाती हैं। इन्होंने ऊर्जा बचाने का एक तरीका खोज निकाला है। फ्लैजिला बनाने और उसे चलाने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। इन्होंने वो ऊर्जा बचाने का फैसला किया और प्रकृति यानी पानी की धाराओं को अपना काम करने दिया। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रणनीति है जो करोड़ों सालों से इनके लिए काम कर रही है। वाह, तो जो हमें कमजोरी लग रही थी वो असल में एक एफिशिएंसी की रणनीति है। चलिए, जब रिप्रोडक्शन की बात छिड़ी है तो इस पर और बात करते हैं। स्पाइरोगायरा में संयुग्मन या कॉन्जुगेशन का जिक्र है। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? स्पाइरोगायरा की प्रजनन प्रक्रिया बहुत ही अनोखी है। कल्पना कीजिए कि दो स्पाइरोगायरा के धागे नदी में एक दूसरे के समानांतर तैर रहे हैं। जब प्रजनन का समय आता है तो वे एक दूसरे की तरफ छोटी छोटी नलिकाएं उगाना शुरू करते हैं। ये नलिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं और दोनों धागों के बीच एक सीढ़ी जैसी संरचना बना लेती हैं। इसीलिए इसे स्केलरिफॉर्म यानी सीढ़ी नुमा संयुग्मन कहते हैं। और फिर क्या होता है? फिर एक धागे का पूरा कोशिका द्रव्य यानी उसका गैमेट सिकुड़कर उस सीढ़ी या ट्यूब से होता हुआ दूसरे धागे की कोशिका में चला जाता है और वहां उसके गैमेट से मिल जाता है। और जैसा हमने पहले कहा, इन गैमेट्स के पास कोई फ्लैजिला नहीं होता, ये खुद नहीं चलते। ये एक बहुत ही धीमी और सधी हुई प्रक्रिया है। इस मिलन से एक मोटी दीवार वाला जाइगोस्पोर बनता है जो मुश्किल हालात जैसे तालाब के सूख जाने पर भी जिंदा रह सकता है। और जब हालात ठीक होते हैं तो वो जाइगोस्पोर फिर से नया स्पाइरोगायरा बना देता है। अब यहीं पर ये हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र जैसी चीजें आती हैं जो सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग लगती हैं। क्या आप इन्हें आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए, हम इंसानों की तरह ज्यादातर जानवर डिप्लॉन्टिक होते हैं, यानी हमारी हर कोशिका में क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। सिर्फ हमारे स्पर्म और एग हैप्लॉइड होते हैं जिनमें एक सेट होता है। लेकिन ज्यादातर हरे शैवाल हैप्लॉन्टिक होते हैं, यानी ठीक इसका उल्टा। उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा शरीर क्रोमोसोम के सिर्फ एक सेट के साथ गुजरता है। केवल एक स्टेज, वो जाइगोस्पोर, डिप्लॉइड होता है और जैसे ही वो अंकुरित होने वाला होता है उसमें तुरंत मियोसिस होता है और वो वापस हैप्लॉइड बन जाता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है ना? जैसे फ्यूकस जो एक भूरा शैवाल है। बिल्कुल, फ्यूकस हमारी तरह डिप्लॉन्टिक है, उसका मुख्य शरीर डिप्लॉइड होता है। और कुछ तो और भी जटिल हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया जो एक लाल शैवाल है। उसका जीवन चक्र ट्राइफेजिक होता है जिसमें 3 अलग अलग पीढ़ियां आती हैं। यह दिखाता है कि शैवाल ने जीवन चक्र के साथ कितने अलग अलग प्रयोग किए हैं। ये विकास की एक जीती जागती प्रयोगशाला है। ठीक है, तो ये अविश्वसनीय रूप से विविध और जटिल है। लेकिन आम इंसान के लिए इनका क्या मतलब है? यह हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित करते हैं? मुझे पता है कि कुछ खाए भी जाते हैं। मैंने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पिरुलिना के बारे में सुना है। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। क्लोरेला और स्पिरुलिना जैसे शैवाल प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का खजाना है। ये बहुत कम जगह में बहुत तेजी से उगते हैं, इसीलिए इन्हें भविष्य का भोजन और लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए एक बेहतरीन सप्लीमेंट माना जाता है। लेकिन इनके उपयोग सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं है। जापान में नोरी, जो सुशी पर लपेटी जाती है, वो पुरफायरा नाम के एक लाल शैवाल से बनती है। और औद्योगिक उपयोग भी तो है। मेरे नोट्स में अगर-अगर और कैरिगिनिन का जिक्र है। हाँ, ये दोनों ही लाल शैवाल से निकाले गए हाइड्रोकोलाइड हैं। आसान भाषा में कहें तो ये जली बनाने वाले एजेंट हैं। अगर का इस्तेमाल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में बैक्टीरिया उगाने के लिए पेट्री डिश में करते हैं और साथ ही ये आइसक्रीम और जेली बनाने में भी काम आता है। इसी तरह कैरिगिनिन है। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि अगली बार जब मैं कोई थिक मिल्कशेक या आइसक्रीम खा रही होंगी तो इस बात की अच्छी खासी संभावना है कि उसके गाढ़ेपन के पीछे किसी समुद्री शैवाल का हाथ है। बिल्कुल। कैरिगिनिन का इस्तेमाल डेयरी उत्पादों को गाढ़ा और स्मूथ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा लैमिनेरिया जैसे भूरे शैवाल आयोडीन का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। तो ये हमारी जिंदगी में हर जगह है, बस हमें पता नहीं होता। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। लेकिन इनके उत्पादों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण शायद इनका पारिस्थितिकी पर प्रभाव है। निश्चित रूप से। हम अक्सर अमेज़न के जंगलों को धरती का फेफड़ा कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे वायुमंडल की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे शैवाल और डायटम से आती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
वे हमारे ग्रह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी तो है। नीले हरे शैवाल जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना, ये क्या करते हैं? इनके पास एक और सुपर पावर होती है। इनके धागों में बीच बीच में कुछ मोटी दीवार वाली खास कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये कोशिकाएं हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को पकड़कर उसे अमोनिया जैसे उपयोगी रूप में बदल सकती हैं। ये एक तरह से प्रकृति की छोटी छोटी खाद की फैक्ट्रियां हैं, जो खासकर धान के खेतों में मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करती हैं। और एक और मजेदार तथ्य है लाल सागर के बारे में। मुझे हमेशा लगता था कि उसका नाम शायद आसपास की लाल चट्टानों की वजह से पड़ा होगा। ये एक आम गलतफहमी है। लाल सागर का पानी कभी-कभी वाकई में लाल हो जाता है, और उसकी वजह है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नाम का एक साइनोबैक्टीरिया। जब इसे सही तापमान और पोषक तत्व मिलते हैं, तो इसकी आबादी में विस्फोट होता है, जिसे ब्लूम कहते हैं। ये अरबों की संख्या में पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, जिससे दूर से पूरा समुद्र लाल दिखाई देता है। ये तो अद्भुत है। चलिए अब कुछ और भी अजीब और अद्भुत शैवाल की बात करते हैं। इन नोट्स में एक परजीवी शैवाल का भी जिक्र है। शैवाल और परजीवी, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हम शैवाल को हमेशा खाना बनाने वाले जीव के रूप में देखते हैं। लेकिन सेफेल यूरोस नाम का एक हरा शैवाल है, जो चाय और कॉफी के पौधों की पत्तियों पर उगता है और रेड रस्ट नाम की बीमारी पैदा करता है। मजे की बात यह है कि शैवाल हरा है, पर बीमारी का नाम लाल रस्ट है। एक और उदाहरण है हारवेला, जो खुद एक लाल शैवाल है, लेकिन रंगहीन है। रंगहीन इसलिए क्योंकि वो अपना क्लोरोफिल खो चुका है और दूसरे लाल शैवाल पर परजीवी की तरह रहकर उनसे बना बनाया भोजन चूसता है। और तारा, जिसे स्टोन वॉट भी कहते हैं, इसके नाम में ही पत्थर है, क्योंकि वह असल में पत्थर जैसा ही मजबूत होता है। कारा अपनी सतह पर पानी में घुले कैल्शियम कार्बोनेट को जमा करता रहता है, जिससे उसके ऊपर एक कठोर पत्थर जैसी परत बन जाती है। इसकी एक और खास बात इसके बहुत ही जटिल लैंगिक अंग है। नर अंग को ग्लोब्यूल और मादा को न्यूक्यूल कहते हैं, और उनकी बनावट किसी भी दूसरे शैवाल से कहीं ज्यादा विकसित होती है। और आखिर में लाइकेन, ये तो सहजीवन का सबसे क्लासिक उदाहरण है, शैवाल और कवक का साथ। हाँ, ये एक अद्भुत साझेदारी है, जिसे हेलोटिज्म भी कहते हैं। इसमें कवक शैवाल को रहने के लिए घर, सुरक्षा और नमी देता है, और बदले में शैवाल फोटोसिंथेसिस से बना हुआ खाना कवक के साथ बांटता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस रिश्ते को थोड़ा अलग नजरिए से भी देखते हैं। वे इसे मास्टर स्लेव या मालिक गुलाम का रिश्ता कहते हैं, जहां कवक ज्यादा हावी रहता है और शैवाल को अपने फायदे के लिए कैद करके रखता है। ये प्रकृति में सहयोग और संघर्ष के बीच की महीन रेखा का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि हम जिसे साधारण काई समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो असल में एक जटिल, विविध और हमारी दुनिया के लिए बेहद जरूरी जीवों का समूह है। अंतरिक्ष के भोजन से लेकर हमारी आइसक्रीम तक और हमारे वायुमंडल की ऑक्सीजन तक, समुद्र के रंग तक, इनका प्रभाव हर जगह है। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। हमारी स्रोत सामग्री में एंगलमैन के एक बहुत पुराने प्रयोग का उल्लेख है, जो 1883 में किया गया था। उन्होंने ये पता लगाने के लिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी के कौन से रंग सबसे अच्छे होते हैं, एक शैवाल का इस्तेमाल किया था, क्लैडोफोरा। उन्होंने ऐसा कैसे किया? उस समय तो इतने आधुनिक उपकरण भी नहीं थे। उनका तरीका बहुत सरल और शानदार था। उन्होंने एक प्रिज्म का उपयोग करके सूरज की रोशनी को उसके 7 रंगों में तोड़ा और उसे एक स्लाइड पर रखे शैवाल के धागे पर डाला। फिर उन्होंने उसी स्लाइड पर ऑक्सीजन पसंद करने वाले बैक्टीरिया छोड़ दिए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया शैवाल के उन हिस्सों पर जमा हो गए जहां नीली और लाल रोशनी पड़ रही थी, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था और इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही थी। बिल्कुल। उस एक सरल से प्रयोग ने विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक, फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम की नींव रखी। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर 14 साल पहले एक साधारण शैवाल हमें रोशनी के रहस्य को समझने में मदद कर सकता था, तो आज शैवाल के अध्ययन से भविष्य में और कौन सी अविश्वसनीय खोजें संभव हो सकती हैं? क्या वे जैव ईंधन का मुख्य स्रोत बनेंगे? क्या उनसे नई एंटीबायोटिक्स या कैंसर की दवाएं बनेंगी? इन छोटे, अक्सर अनदेखे जीवों में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हो सकते हैं। नमस्कार। आज हम पौधों की दुनिया के एक ऐसे कोने में झांकने वाले हैं जो
अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वे पौधों के एक ऐसे समूह की बात करते हैं जिन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। हाँ। ये जमीन पर रहने वाले पहले पौधों में से थे, लेकिन आज भी ये अपनी जलीय विरासत को पूरी तरह से नहीं छोड़ पाए हैं। और ये उभयचर वाली बात, ये एक बेहतरीन टैगलाइन है ना? क्योंकि ये उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष को, मतलब उनकी पूरी कहानी को एक लाइन में बता देती है। कैसे? उन्होंने जमीन पर जीना तो सीख लिया, लेकिन अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम यानी प्रजनन, उसे करने के लिए उन्हें आज भी पानी की एक बूंद का इंतजार रहता है। अच्छा। तो आज हम इन्हीं ब्रायोफाइट्स की दुनिया की परतों को खोलेंगे, जो भी स्रोत हमारे पास हैं उनके आधार पर। और स्फैग्नम जैसे कुछ ब्रायोफाइट्स कैसे हजारों सालों से हमारे ग्रह को आकार दे रहे हैं। हाँ, तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते क्यों हैं? जैसा कि मैंने कहा, ये जमीन पर रहते हैं, लेकिन लैंगिक प्रजनन के लिए पानी पर पूरी तरह निर्भर हैं। अच्छा। सोचिए, इनके जो पुरुष युग्मक या स्पर्म्स होते हैं, उनमें तैरने के लिए एक पूंछ होती है, ठीक जानवरों की तरह। ओह। जब बारिश होती है या ओस की बूंदें पड़ती हैं, तो पानी की एक पतली सी परत बन जाती है। इनके स्पर्म्स को उसी पानी में तैरकर अंडे तक पहुंचना होता है। मतलब बिना पानी के इनकी वंश बढ़ाने की कहानी आगे ही नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल नहीं, वो वहीं रुक जाएगी। अच्छा, तो ये शारीरिक रूप से भी सामान्य पौधों से अलग दिखते होंगे। मतलब क्या इनमें भी जड़, तना और पत्तियां होती हैं? नहीं, और यहीं से इनकी कहानी और दिलचस्प हो जाती है। इनमें असली जड़ें, तना या पत्तियां होती ही नहीं है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। जड़ों की जगह राइजॉइड माम की धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। राइजॉइड्स? हाँ, और उनका मुख्य काम पौधे को किसी पत्थर या मिट्टी से चिपकाए रखना है, पोषण खींचना नहीं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, इनमें बड़े पौधों की तरह पानी और खाने को ऊपर नीचे ले जाने के लिए कोई पाइपलाइन नहीं होती। एक मिनट, पाइपलाइन से मतलब वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम? बिल्कुल सही, जाइलम और फ्लोएम वो इनमें नहीं होते। अगर पानी और भोजन के लिए पाइपलाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ज्यादा बड़े नहीं हो सकते? सही पकड़ा आपने। क्या इसीलिए मॉस हमेशा छोटे और जमीन से चिपके हुए दिखते हैं? एकदम यही कारण है। पानी और पोषक तत्व हर कोशिका तक सीधे फैलकर, मतलब डिफ्यूजन से पहुंचते हैं, जो एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। इसीलिए ये कभी ऊंचे पेड़ नहीं बन पाए और हमेशा नम छायादार जगहों तक ही सीमित रह गए। हाँ, जहां पानी आसानी से मिल सके। कि ये बाकी पौधों से बिल्कुल उल्टा है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, और ये समझना ब्रायोफाइट्स को समझने की कुंजी है। हम अपने आसपास जो भी बड़े पेड़ पौधे देखते हैं, जैसे आम का पेड़ या गुलाब का पौधा, हाँ, वो उनकी स्पोरोफाइट पीढ़ी होती है जिसमें क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, ठीक हमारी तरह डिप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स में ये कहानी पूरी तरह से उल्टी है। उल्टी कैसे? जो मुख्य पौधा हमें दिखाई देता है, वो हरा भरा पत्तीदार हिस्सा, वो है हैप्लॉइड गैमीटोफाइट पीढ़ी होती है। हैप्लॉइड यानी उसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट होता है। रुकिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्य पौधा हमें दिख रहा है वो जेनेटिक रूप से हमारे स्पर्म या अंडे जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। ये तो हमारे हिसाब से बिल्कुल उल्टा है। हमारे लिए तो वो एक अस्थायी चरण होता है। ठीक यही बात इसे अनोखा बनाती है। इनका मुख्य जीवन एक हैप्लॉइड पौधे के रूप में बीतता है। और स्पोरोफाइट पीढ़ी का क्या? और जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट पीढ़ी होती है, वो इसी गैमेटोफाइट के ऊपर एक छोटे से कैप्सूल की तरह उगती है। उसके ऊपर? हाँ, और अपने भोजन और पानी के लिए पूरी तरह से अपनी माँ यानी गैमेटोफाइट पर निर्भर रहती है। तो ये एक तरह का परजीवी हुआ? क्या ये कहना सही होगा? एक तरह से कह सकते हैं, हालांकि ये परजीवी से ज्यादा एक निर्भर संतान जैसा है। अच्छा। इसीलिए इनके जीवन चक्र को हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 अलग-अलग पीढ़ियां साफ-साफ दिखती हैं और दोनों ही जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये चक्र शुरू कैसे होता है? मान लीजिए एक मॉस का पौधा है, उसका जीवन कहाँ से शुरू होता है? इसकी शुरुआत होती है एक हैप्लॉइड बीजाणु यानी स्पोर से। जब एक मॉस का स्पोर किसी नम जगह पर गिरता है, तो वो सीधे पत्तीदार पौधा नहीं बनाता। तो क्या बनता है? पहले वह एक हरे धागे जैसे जाल में बदल जाता है, जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं। प्रोटोनीमा? हाँ, स्रोतों इसे पौधे की किशोर अवस्था यानी जुवेनाइल स्टेज कहते हैं। ये जमीन पर फैलता है और फिर इस पर छोटी-छोटी कलियां बनती हैं। और उन कलियों से? उन्हीं से असली पत्तीदार पौधा यानी गैमीटोफोर विकसित होता है। इसी गैमीटोफोर पर बाद में नर और मादा यौन अंग बनते हैं। स्रोतों में इन यौन अंगों से जुड़ी 2 खास संरचनाओं का भी जिक्र है,
आर्केगोनियम और कैलिप्ट्रा, ये क्या है? आर्केगोनियम इनका महिला यौन अंग है। अच्छा। यह एक फ्लास्क के आकार की संरचना है जिसके फूले हुए निचले हिस्से में अंडा सुरक्षित रहता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विकास था क्योंकि इसने अंडे को सूखने से बचाया। शैवाल यानी एल्गी के मुकाबले। बिल्कुल, शैवाल में ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं होता और यही एक बड़ा अंतर है जो ब्रायोफाइट्स को उनसे ज्यादा विकसित बनाता है। और ये कैलिप्ट्रा, इसका नाम बड़ा दिलचस्प लग रहा है। कैलिप्ट्रा और भी ज्यादा आकर्षक है। सोचिए, जब निषेचन के बाद स्पर्म अंडे से मिलता है और भ्रूण विकसित होने लगता है तो माँ पौधा, मतलब गेमीटोफाइट। हाँ, गैमीटोफाइट अपने बच्चे यानी स्पोरोफाइट को एक हेलमेट या टोपी पहना देती है ताकि वो सुरक्षित रहे। क्या बात है। ये टोपी असल में आर्केगोनियम की दीवार का ही एक हिस्सा होती है जो बढ़कर सुरक्षा कवच बना लेती है। यही हेलमेट कैलिप्ट्रा है। वाह। ये प्रकृति में पेरेंटल केयर का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये सिर्फ एक कवर नहीं है, बल्कि माँ पौधे की तरफ से एक सुरक्षा कवच है। पौधों की दुनिया में भी इतना कुछ चलता है। बहुत कुछ। लेकिन ये लैंगिक प्रजनन की पूरी प्रक्रिया पानी पर इतनी निर्भर है, अगर पानी ना हो तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। शायद इसीलिए इन्होंने एक प्लान बी भी तैयार किया, अलैंगिक प्रजनन। अच्छा। कई ब्रायोफाइट्स को पता है कि पानी का भरोसा नहीं है, इसलिए वो दूसरे तरीकों से भी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जैसे कि? लिवरवर्ट्स का एक मशहूर उदाहरण है मार्केंशिया। इसके शरीर पर छोटे छोटे कप जैसी संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें जेमा कप कहते हैं। जेमा कप। इन कपों के अंदर छोटी छोटी हरी कलियां यानी जेमा बनती हैं। जब बारिश की बूंदें इन कपों में गिरती हैं तो ये जेमा छलक कर बाहर आ जाते हैं और जहां भी गिरते हैं वहां एक नया पौधा बन जाता है। बिल्कुल, ये क्लोनिंग का एक प्राकृतिक तरीका है। मॉस में भी पौधे का कोई भी टुकड़ा टूटकर नया पौधा बना सकता है। ठीक है, तो हमने इनकी प्रजनन की प्रक्रिया समझी जिसमें पानी की अहम भूमिका है। अब देखते हैं कि ये उभयचर वाली कहानी अलग अलग ब्रायोफाइट्स जैसे मॉस और लिवरवर्ट में असल में दिखती कैसी है। हाँ। सबसे आम मॉस फ्यूनेरिया की बात करते हैं। उसमें क्या खास है? फ्यूनेरिया एक क्लासिक उदाहरण है। स्रोत बताते हैं कि ये मोनोशियस और ऑटोशियस होता है। मोनोशियस, ऑटोशियस, ये तो काफी भारी शब्द हैं। क्या हम इसे सरल भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। इसका मतलब बस इतना है कि लड़का और लड़की यानी नर और मादा अंग एक ही पौधे पर होते हैं। एक ही पौधे पर पर शायद अलग अलग कमरों में। मतलब एक ही पौधे पर नर और मादा शाखाएं अलग अलग होती हैं। इससे स्वनिषेचन की संभावना बढ़ जाती है। और इसके बीजाणु कैसे फैलते हैं? स्रोत में पेरिस्टोमियल टीथ का जिक्र है, जो सुनने में किसी जानवर के दांतों जैसा लगता है। और ये काम भी कुछ वैसा ही करते हैं। सच में? फ्यूनेरिया के स्पोर कैप्सूल के मुंह पर दांतों जैसी संरचनाओं का एक छल्ला होता है, 16 या 32 का। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। अच्छा। ये दांत नमी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जब मौसम सूखा होता है तो ये बाहर की तरफ मुड़कर खुल जाते हैं और हवा को बीजाणुओं को उड़ा ले जाने देते हैं। और जब नमी होती है? जब हवा में नमी होती है तो ये बंद हो जाते हैं। ये एक तरह का स्मार्ट स्पोर डिस्पेंसर है जो मौसम के हिसाब से काम करता है। कमाल है। फ्यूनेरिया तो मॉस हुआ, अब लिवरवर्ट्स की बात करते हैं, जैसे मार्केंशिया। ये मॉस से कैसे अलग है? मार्केंशिया को देखकर आपको पत्तियां और तना नहीं दिखेगा। उसका शरीर चपटा फीते जैसा होता है जो जमीन पर फैला रहता है, जिसे थैलॉइड कहते हैं। थैलॉइड। और ये फ्यूनेरिया के उलट डायोसिस होता है। मतलब नर और मादा पौधे ही अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। और इनके बीजाणुओं को फैलाने में इलेटर्स नाम की खास संरचनाएं मदद करती हैं, जो नमी बदलते ही झटके से बीजाणुओं को हवा में उछाल देती हैं। स्रोतों में एक और नाम है जिस पर मुझे लगता है हमें थोड़ा और गहराई में जाना चाहिए, स्फैग्नम। हाँ, स्फैग्नम, जिसे पीट मॉस भी कहते हैं। इसकी कहानी क्या है? स्फैग्नम सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक इकोसिस्टम इंजीनियर है। इकोसिस्टम इंजीनियर? हाँ, ये आर्थिक और पारिस्थितिक दोनों रूपों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति है पानी सोखने की असाधारण क्षमता। इसकी कोशिकाएं अपने वजन से 20 गुना तक ज्यादा पानी सोख सकती हैं। 20 गुना? इसीलिए इसे पैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नर्सरी वाले जीव्ड पौधों को शिप करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सूखे नहीं। लेकिन इसकी असली कहानी और भी बड़ी है। वो क्या? ये इतना पानी सोखता है कि ये अपने आसपास की जमीन को दलदल में बदल देता है, जिन्हें बॉग कहते हैं। तो ये सिर्फ बॉग में रहता नहीं है, बॉग बनाता है। अरे वाह। और ये अपने आसपास के पानी को एसिडिक बना देता है, जिससे बैक्टीरिया और कवक वहां पनप नहीं पाते।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब स्फेग्नम के पौधे मरते हैं तो वे पूरी तरह सड़ते नहीं हैं। अच्छा। हजारों सालों तक मरे हुए पौधों की परतें एक के ऊपर एक जमा होती रहती हैं, दबती रहती हैं और एक पदार्थ बनाती हैं जिसे पीट कहते हैं। पीट। हाँ, ये एक तरह का प्राकृतिक टाइम कैप्सूल है। कई देशों में इसी पीट को सुखाकर आज भी ईंधन के रूप में जलाया जाता है। ये तो कमाल है। मतलब ये छोटा सा पौधा पूरे इकोसिस्टम को बदल सकता है, दलदल बना सकता है और हजारों साल बाद हमारे घरों में ईंधन या बगीचों में खाद बन सकता है। बिल्कुल। अब कुछ और मजेदार तथ्यों पर आते हैं। सबसे बड़ा मॉस कौन सा है? स्रोतों के अनुसार सबसे बड़ा मॉस है डॉसोनिया। डॉसोनिया। ये 70 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, जो सामान्य मॉस के मुकाबले एक विशालकाय है। और क्या कोई ऐसा ब्रायोफाइट भी है जो नियमों को नहीं मानता, मतलब जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता? हाँ, एक है। बक्सबामिया एफिला नाम का एक ब्रायोफाइट सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक। मतलब ये अपना भोजन खुद बनाने के बजाय सड़ी गली लकड़ी या पत्तियों से लेता है, ठीक फंगस की तरह। अच्छा। इसके अलावा एक जलीय ब्रायोफाइट भी है जो पूरी तरह पानी में तैरता है, रिक्सिया फ्लूटेंस। ये दिखाता है कि इस समूह में कितनी विविधता है। सही बात है। इनका हमारे पर्यावरण से क्या लेना देना है? स्रोतों में इन्हें वायु प्रदूषण का इंडिकेटर बताया गया है। हाँ, और ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। मॉस वायु प्रदूषण के बेहतरीन बायो इंडिकेटर है। वो कैसे? जैसा हमने बात की, इनमें जड़ें नहीं होती तो ये पानी और सारे पोषक तत्व सीधे हवा और बारिश से अपनी पूरी सतह से सोखते हैं। इसका मतलब हवा में जो भी जहर है वो भी सोख लेते हैं? बिल्कुल। हवा में मौजूद भारी धातुएं या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक इनके ऊतकों में जमा हो जाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक किसी इलाके में मॉस की प्रजातियों और उनकी सेहत का विश्लेषण करके वहां की हवा की गुणवत्ता का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक तरह के सस्ते प्राकृतिक एयर क्वालिटी मॉनिटर हुए। हाँ, आप कह सकती हैं। अगर किसी जगह से मॉस की संवेदनशील प्रजातियां गायब हो रही हैं, तो यह एक चेतावनी है कि वहां की हवा खराब हो रही है। ये जानना तो बहुत जरूरी है। अंत में, भारत में इस क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ये सम्मान प्रोफेसर शिवराम कश्यप को दिया जाता है। उन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। शिवराम कश्यप। हाँ, उन्होंने भारतीय ब्रायोफाइट्स, खासकर हिमालय के पौधों पर अभूतपूर्व काम किया था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, हाँ, तो ये साफ है कि ब्रायोफाइट्स पादप जगत में एक अनोखी और महत्वपूर्ण जगह रखते हैं। बिल्कुल। वे जलीय शैवाल और पूरी तरह से विकसित स्थलीय पौधों के बीच एक जिंदा पुल की तरह हैं, जो हमें बताते हैं कि जमीन पर जीवन की शुरुआती जंग कैसी रही होगी। बिल्कुल। हमने देखा कि उनका जीवन पानी की एक बूंद पर कैसे टिका है। उनकी प्रमुख पीढ़ी गैमेटोफाइट है, जो उन्हें बाकी पौधों से अलग बनाती है। और स्फेग्नम जैसे पौधे सिर्फ पौधे नहीं, बल्कि पूरे भूदृश्य को बनाने की ताकत रखते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि वैस्कुलर टिश्यू और असली जड़ों की कमी ने इन्हें लाखों वर्षों तक नम और छायादार कोनों तक ही सीमित रखा। सही बात है। अगर इनमें ये विकास हो जाता तो शायद आज पौधों की दुनिया का नक्शा कुछ और ही होता। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। आज के समय में जब हम जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये छोटे छोटे, अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाने वाले पौधे, ये हमें अपने पर्यावरण की सेहत के बारे में चुपचाप क्या बता रहे हैं? शायद हमें कभी कभी रुककर इन्हें सुनने की जरूरत है। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वे किसी की पढ़ाई के नोट्स लग रहे हैं। नमस्कार। और इन सब में एक ही विषय छाया हुआ है, टेरिडोफाइट्स। हाँ, और ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये एक तरह से एक पहेली के टुकड़े हैं। और पहेली ये है कि पौधों ने पानी से निकलकर पूरी जमीन पर कब्जा कैसे किया। अच्छा। और इस कहानी में डायनासोर से भी पुराने ये पौधे टेरिडोफाइट्स सबसे अहम किरदार है। दिलचस्प। तो मतलब हमारा मिशन साफ है, इन सुरागों को जोड़कर ये समझना कि इन पौधों ने ऐसा क्या क्या खास किया जो ये इतने जरूरी बन गए। बिल्कुल। तो चलिए इन दस्तावेजों की गहराई में उतरते हैं। हाँ, और कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भारी भरकम नाम से। हाँ, इन नोट्स में बार बार आता है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एलियन जैसा लगता है। हाँ लगता तो है, लेकिन अगर इसे तोड़कर समझे ना तो बहुत आसान है। अच्छा। देखिए, पहला शब्द है वैस्कुलर, मतलब जिसमें नसें हों। जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, इन पौधों ने पहली बार अपने अंदर
पानी और खाना ले जाने के लिए एक पाइपलाइन सिस्टम बनाया। पाइपलाइन सिस्टम। हाँ, जिसे जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। अच्छा, तो ये जमीन पर उगने वाले पहले पौधे थे जिनके पास अपना प्लम्बिंग सिस्टम था। हाँ। हाँ, और ये बहुत बड़ा अपग्रेड था। बहुत बड़ा। बिल्कुल। इसी की वजह से ये पौधे जमीन पर मतलब पानी से दूर और ऊपर की तरफ बढ़ सकें। इससे पहले के पौधे जैसे मॉस, वो बेचारे जमीन से चिपके रहते थे क्योंकि उनके पास पानी ऊपर खींचने का कोई तरीका ही नहीं था। एग्जैक्टली। तो ये प्लम्बिंग सिस्टम हमारा पहला बड़ा सुराग है। ठीक है, वैस्कुलर समझ आ गया, लेकिन ये क्रिप्टोगैम का क्या मतलब है? इसका मतलब भी कुछ छिपा हुआ सा लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा। क्रिप्टो का मतलब ही है छिपा हुआ। का मतलब हुआ ऐसे पौधे जिनके प्रजनन अंग छिपे हुए हैं। सीधे सीधे कहें तो इनमें फूल और बीज नहीं होते। फूल और बीज नहीं होते? नहीं, ये स्पोर्स यानी बीजाणुओं से नस्ल आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट, ये तो अजीब बात हो गई। एक तरफ तो इनके पास एडवांस प्लम्बिंग सिस्टम है, लेकिन दूसरी तरफ ये अभी भी पुराने तरीके से काम चला रहे हैं। हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने फरारी का इंजन तो बना लिया, पर उसे बैलगाड़ी में लगा दिया हो। हाँ बिल्कुल वही। क्या बढ़िया मिसाल दी है। और बात बिल्कुल सही है। यही इनकी सबसे बड़ी खूबी थी और सबसे बड़ी मजबूरी भी। मजबूरी कैसे? जैसा एक स्रोत बताता है, इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए मतलब अपने नर गैमेट्स को मादा गैमेट्स तक पहुंचाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी। ओह, तो वो तैर के ही जा सकते थे। हाँ, इसीलिए ये आज भी हमें ज्यादातर नमी वाली छायादार जगहों पर ही मिलते हैं। सी जाना पड़ता था। बिल्कुल, ये जमीन और पानी के बीच की एक कड़ी है। जमीन के असली बादशाह बनने से बस एक कदम दूर। और वो अगला कदम क्या था? उसका सुराग भी है इन दस्तावेजों में। हाँ, बिल्कुल है। वो है स्पोर्स बनाने की 2 अलग-अलग रणनीतियां। अच्छा। इन नोट्स में 2 शब्द बार-बार आते हैं, होमोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी। हाँ, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ज्यादातर पुराने टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस थे। होमो यानी एक जैसा, तो ये एक ही तरह के स्पोर्स बनाते थे, जैसे इक्विसेटम और लाइकोपोडियम। तो ये बस एक ही तरह के स्पोर्स बना देते थे। हाँ, लाखों स्पोर्स हवा में उड़ा देते थे, इस उम्मीद में कि कोई एक सही जगह पहुंच जाएगा। ये क्वांटिटी ओवर क्वालिटी वाली बात थी। और हेटेरोस्पोरस? हेटेरो मतलब अलग, तो ये अलग अलग तरह के स्पोर्स बनाते होंगे। सही। कुछ पौधों ने एक नई, एक तरह से क्रांतिकारी रणनीति अपनाई। उन्होंने 2 तरह के स्पोर्स बनाए, एक छोटा नर स्पोर और एक बड़ा मादा स्पोर। और उस बड़े मादा स्पोर के पास थोड़ा भोजन भी जमा होता था। सेलाजिनेला और साल्विनिया इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जिनका जिक्र भी है। एक सेकंड, 2 अलग अलग तरह के स्पोर्स, ये तो और जटिल लगता है। प्रकृति ने ये एक्स्ट्रा झंझट क्यों पाला? क्योंकि यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वो क्या है? स्रोतों में हेटेरोस्पोरी को बीज की आदत का अग्रदूत कहा गया है, मतलब प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। बीज की आदत का अग्रदूत? ये सुनने में तो एक साधारण लाइन लगती है। पर यह पौधों के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। सोचिए, होमोस्पोरस पौधे अपने बच्चों यानी स्पोर्स को बस हवा में छोड़ देते थे, किस्मत के भरोसे। लेकिन सेलाजिनेला जैसे पौधों ने कुछ अलग किया। जो बड़ा वाला मादा स्पोर था, वो पौधे से अलग होके जमीन पर नहीं गिरा, वो माँ के पौधे पर ही चिपका रहा। अच्छा, तो वो पेरेंट प्लांट पर ही निर्भर रहा। हाँ, और फिर फर्टिलाइजेशन भी वहीं हुआ, और जो नया भ्रूण बना वो भी माँ के पौधे पर ही, उसी की सुरक्षा में, उसी के दिए हुए पोषण से बड़ा होने लगा। वाह, ये पौधों की दुनिया में पेरेंटिंग की शुरुआत थी। पेरेंटिंग, कमाल है। अब समझ आया कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये तो एक पूरी सोच का बदलाव है। बिल्कुल, किस्मत के भरोसे छोड़ने से लेकर जिम्मेदारी लेने तक का सफर। अच्छा, क्या ये तो हुई थ्योरी, लेकिन इन नोट्स में कुछ असली सुपरस्टार्स के नाम भी हैं, है ना? हाँ बिल्कुल हैं। चलिए देखते हैं कि ये किरदार कौन है। सबसे पहला नाम जो बार बार सामने आ रहा है वो है एज़ोला। ये क्या चीज है? एज़ोला एक छोटा पानी में तैरने वाला फर्न है, पर इसकी असली शक्ति इसकी पत्तियों के अंदर छिपी है। पत्तियों के अंदर कैसे? स्रोतों में एक चित्र है जिससे पता चलता है कि इसकी पत्ती में एक छोटी सी गुफा मतलब कैविटी होती है, और उस गुफा में एनाबीना नाम का एक साइनोबैक्टीरिया रहता है।
तो ये एक तरह की साझेदारी हुई। फर्न बैक्टीरिया को घर देता है और बदले में बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन खींचकर उसे खाद में बदल देता है। अरे वाह। इसीलिए जैसा कि नोट्स बताते हैं, धान के किसान सदियों से एजोला को अपने खेतों में बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। मतलब ये एक छोटा सा तैरता हुआ खाद का कारखाना है। बिल्कुल। कमाल है। अच्छा, अगला किरदार है सैलाजिनेला, जिसे स्पाइक मॉस भी कहते हैं। इसकी क्या खासियत है? इसकी एक प्रजाति का जिक्र इन दस्तावेजों में है, सैलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस, जिसे संजीवनी भी कहा जाता है। संजीवनी? एक मिनट, आप सीरियस हैं? मतलब वही वाली संजीवनी? हाँ बिल्कुल, इसे रिजरेक्शन प्लांट भी कहते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। एक पौधा जो सचमुच सूख कर मुरझा जाए और फिर पानी मिलते ही जी उठे। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हाँ है ना। सूखे के मौसम में ये एक भूरी बेजान गेंद की तरह सिकुड़ जाता है, लगता है कि मर गया। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, ये कुछ ही घंटों में फिर से खुल जाता है और हरा भरा हो जाता है। वाकई? अच्छा, अगला नाम है एडिएंटम और इन नोट्स में इसके आगे लिखा है वॉकिंग फर्न। एक मिनट, वॉकिंग फर्न, ये कोई मजाक है क्या? नहीं, ये असल में चलता नहीं है, लेकिन इसका फैलने का तरीका बड़ा अनोखा है। वो कैसे? इसकी पत्तियां लंबी और मेहराब की तरह झुकी हुई होती हैं। तो जब किसी पत्ती का सिरा बढ़ते बढ़ते जमीन को छूता है, तो वहीं से नई जड़ें निकल आती हैं। और एक नया पौधा उग जाता है। हाँ, और एक नया पौधा उग जाता है। तो मतलब ये वॉक नहीं कर रहा है, ये तो बस आलस में जहां जहां गिरता है वहीं अपना एक नया घर बना लेता है। ये तो पौधों की दुनिया का सबसे आलसी यात्री हुआ कह सकते हैं। लेकिन ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक बहुत ही कारगर तरीका है। ठीक है, अब कुछ और किरदारों पर नजर डालते हैं। इक्विसीटम, जिसे हॉर्स टेल कहते हैं, और ड्रायोप्टेरिस, इनके बारे में क्या खास है? इक्विसीटम एक जीवित जीवाश्म है। लिविंग फॉसिल? हाँ, मतलब इसके रिश्तेदार डायनासोर के जमाने में विशाल पेड़ों जितने बड़े हुआ करते थे। आज ये छोटा रह गया है, लेकिन इसका डिजाइन आज भी वही पुराना है। अच्छा, और ड्रायोप्टेरिस? ड्रायोप्टेरिस के बारे में स्रोतों में दो खास लक्षणों का जिक्र है। एक है रामेंटा, इसके जमीन के नीचे वाले तने पर भूरे रंग के रोएदार छिलके जो इसे बचाते हैं, और दूसरा है सर्सिनेट वर्नेशन। सर्सिनेट वर्नेशन? ये क्या होता है? ये फर्न की पहचान है। जब इसकी नई पत्ती निकलती है तो वो एक सवालिया निशान की तरह, या कहिए घड़ी की स्प्रिंग की तरह गोल गोल लिपटी होती है। अच्छा, और फिर धीरे धीरे खुलती है? हाँ, और फिर धीरे धीरे खुलती है। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो सचमुच किरदारों की एक पूरी फौज है। लेकिन इन किरदारों को समझने के लिए कुछ तकनीकी शब्द भी हैं, जैसे एक शब्द है प्रोथैलस। ये क्या भला है? ये फर्न की जिंदगी का एक छिपा हुआ सीक्रेट फेज है। सीक्रेट फेज? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक बड़ा दिखने वाला फर्न का पौधा बनने से पहले स्पोर एक नन्हे से दिल के आकार के पत्ते में बदल जाता है, जो जमीन पर छिपा रहता है। तो ये एक तरह का बेबी फर्न है। इसे आप फर्न का टीनेज रूप कह सकते हैं। ये प्रोथैलस पूरी तरह से आजाद होता है, खुद अपना खाना बनाता है, और सबसे जरूरी बात, क्या? इसी नन्ही सी संरचना के ऊपर नर और मादा यौन अंग बनते हैं। इसके बिना वो बड़ा शानदार फर्न कभी बन ही नहीं सकता। वाह, एक ही पौधे की दो अलग अलग जिंदगियां जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रकृति सच में कमाल है ना? अच्छा, एक और तकनीकी सवाल जो नोट्स में है, तने के अंदर की बनावट के बारे में। इसमें एक्टोफ्लोइक, साइफोनोस्टील जैसे शब्द हैं। ये क्या दिखाते हैं? ये सिर्फ पाइप नहीं है, ये पौधे के इंजीनियरिंग डिजाइन को दिखाते हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन? हाँ, सोचिए, एक बिल्डिंग में पानी के पाइप, बिजली के तार, ये सब कैसे लगाए जाते हैं ताकि सब कुछ कुशलता से काम करे। वैसे ही एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील इक्विसेटम का अपना आंतरिक ब्लूप्रिंट है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इन सारे सुरागों, किरदारों को और इनकी खासियतों को जोड़कर देखें तो हमारी पहेली का क्या हल निकलता है? हल ये है कि टेरिडोफाइट्स विकास की कहानी में एक पुल की तरह है। एक पुल? हाँ, उन्होंने वैस्कुलर सिस्टम यानी प्लम्बिंग बनाकर जमीन पे खड़े होने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने हेटेरोस्पोरी यानी प्लांट पेरेंटिंग का आइडिया लाकर बीज की क्रांति की नींव रखी। वे जमीन के पहले सच्चे आर्किटेक्ट्स थे। और उनमें विविधता भी कमाल की है।
एक तरफ इक्विसेटम जैसे जीवित जीवाश्म हैं जो हमें लाखों साल पुराने अतीत की झलक दिखाते हैं। और दूसरी तरफ एजोला जैसा छोटा फर्न है जो आज भी किसानों की मदद कर रहा है। बिल्कुल, ये हमें सिखाते हैं कि विकास कोई सीधी रेखा नहीं है, यह समझौतों और जुगाड़ की कहानी है। टेरिडोफाइट्स ने जमीन पर अपनी पकड़ तो बना ली, लेकिन प्रजनन के लिए पानी पर अपनी निर्भरता पूरी तरह नहीं छोड़ पाए। नवाचार और अपनी पुरानी सीमाओं के बीच का संतुलन। हाँ, और यही जीवन के विकास की असली कहानी है। जाते जाते एक आखिरी विचार। इन दस्तावेजों में टेलोम थ्योरी का भी जिक्र है। ये थ्योरी कहती है कि आज हम पौधों में जो जटिल पत्तियां देखते हैं वे असल में बहुत ही साधारण सीधी सादी टहनियों से बनी है। हाँ, यह एक बहुत ही सुंदर और गहरा विचार है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में कितनी ही जटिल और खूबसूरत चीजें, चाहे वो एक पत्ती हो या इंसान की आंख, असल में किसी बहुत ही सरल मूल डिजाइन का एक बेहतर और मॉडिफाइड रूप मात्र है। मतलब विकास अक्सर कुछ नया बनाने के बजाय पुरानी चीजों को ही नए नए कामों के लिए ढालता रहता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी खोज यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हम पौधों की दुनिया में एक तरह से टाइम मशीन पर बैठने वाले हैं। हम बात करेंगे उन पेड़ पौधों की जो डायनासोर के जमाने से हमारे बीच मौजूद हैं, जो दुनिया पर तब राज करते थे जब फूल खिलना भी शुरू नहीं हुए थे। आज का हमारा विषय है जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ पुराने पेड़ नहीं है, ये एक पूरी अलग दुनिया है, एक अलग डिजाइन है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इनकी दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझेंगे कि ये फूल वाले पौधों यानी एंजियोस्पर्म से इतने अलग क्यों हैं और इनमें आज भी जिंदा रहने की ऐसी कौन सी सुपर पावर है। और हमारे स्रोतों की शुरुआत ही एक बड़े अजीब से नाम से होती है, नग्न बीज। सुनने में ही कितना अनोखा लगता है ना। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके बीज नग्न या नेकेड होते हैं। हाँ, तो यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। जिम्नोस्पर्म शब्द का मतलब ही यही है। जिम्नो यानी नग्न और स्पर्मा यानी बीज। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि किसी आम या सेब के बारे में सोचिए। बीज हमेशा फल के अंदर सुरक्षित रहता है ना? फल एक तरह का सेफ्टी बॉक्स है। बिल्कुल। जिम्नोस्पर्म इस सेफ्टी बॉक्स को बनाते ही नहीं है। इनके बीजांड या ओव्यूल्स जो बाद में बीज बनते हैं, वो किसी अंडाशय या ओवरी की दीवार से ढके नहीं होते। वो बस टहनी पर या शंकु की पत्तियों पर खुले में रहते हैं। अच्छा, तो मतलब कोई फल नहीं बनता। ये तो एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन मुझे लगता है कि ये फर्क सिर्फ बाहरी नहीं होगा, इसका असर पौधे के अंदरूनी कामकाज पर भी पड़ता होगा, खासकर बीज के पोषण पर। स्रोतों में इनके एंडोस्पर्म के हैप्लॉइड होने की बात कही गई है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इनका एक और बड़ा सीक्रेट है। इसे ऐसे समझिए, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म मतलब जो बीज के अंदर भ्रूण का खाना होता है, वो एक तरह का पैक्ड लंच है जो माँ यानी मादा पौधा निषेचन या फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही तैयार करके रख देती है। पहले ही? हाँ, पहले ही। और क्योंकि ये सिर्फ माँ से बनता है, इसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट होता है जिसे हम हैप्लॉइड या एन कहते हैं। एक मिनट, तो मतलब खाना पहले से तैयार है, चाहे भ्रूण बने या ना बने। एग्जैक्टली। ये एक तरह का एडवांस प्रिपरेशन है। अब इसकी तुलना कीजिए फूल वाले पौधों से। उनमें ये लंच नर और मादा दोनों के मिलने के बाद बनता है। तो वो एक डबल डेका सैंडविच जैसा होता है जिसमें दोनों के गुण होते हैं और वो ज्यादातर ट्रिप्लॉइड 3N होता है, मतलब ज्यादा पोषक। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब इनकी पूरी बनावट ही अलग है। स्रोतों में इनकी अंदरूनी पाइपलाइन यानी जाइलम और फ्लोएम में भी फर्क बताया गया है। हाँ, अगर हम इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें तो वो भी थोड़ा कह सकते हैं कि पुराना है। पानी और पोषक तत्वों को ऊपर ले जाने के लिए इनके जाइलम में मुख्य रूप से पतले पाइप होते हैं जिन्हें ट्रैकीड्स कहते हैं। अच्छा। बाद में आए फूल वाले पौधों ने अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है और उन्होंने वेसल्स नाम के चौड़े हाईवे बना लिए हैं जो पानी को ज्यादा तेजी और कुशलता से ऊपर भेज सकते हैं। और इसी वजह से इनकी लकड़ी को सॉफ्टवुड कहा जाता है ना। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि चीड़ जैसे जिम्नोस्पर्म की लकड़ी उतनी मजबूत या सघन नहीं होती जितनी ओक या शीशम जैसे पेड़ों की होती है जिनमें चौड़ी वेसल्स होती हैं। यही वजह है कि चीड़ की लकड़ी हल्की होती है और उसका इस्तेमाल अक्सर कागज बनाने या पैकिंग के बक्से या हल्के फर्नीचर के लिए होता है, न कि भारी भरकम दरवाजे या मजबूत मेज बनाने के लिए। समझ गए। इसी तरह इनके फ्लोएम में भी साथी कोशिकाओं की जगह एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं होती हैं।
ये छोटे छोटे फर्क मिलकर इन्हें एकदम अलग बना देते हैं। वाह, ये तो हुई इनकी पहचान की बात। लेकिन ये सिर्फ परिभाषाओं में सिमटे हुए नहीं है, ये तो हमारे आसपास मौजूद है। चीड़ का पेड़ यानी पाइनस तो हम सबने देखा ही होगा, उसकी क्या कहानी है? पाइनस तो जिम्नोस्पर्म का मॉडर्न सुपरस्टार है। इसके पास अपने वंश को फैलाने के लिए कमाल के डिजाइन्स हैं। स्रोतों में इसके पंख वाले परागकणों और पंख वाले बीजों का जिक्र है। सोचिए, बसंत में जब चीड़ के पेड़ों से पराग झड़ता है तो पूरा जंगल पीला हो जाता है। ये अरबों खरबों परागकण, जिनके किनारों पर हवा में तैरने के लिए छोटे छोटे पंख लगे होते हैं, वो हवा के साथ मीलों का सफर तय करते हैं। और बीजों के साथ भी ऐसा ही होता है? जी हाँ, जब मादा शंकु या कोन पक कर खुलता है तो उसके अंदर से भी पंख लगे हुए बीज निकलते हैं, जो हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घूमते हुए दूर दूर तक फैल जाते हैं। ये हवा के जरिए अपने वंश को फैलाने की एक बेहद कामयाब रणनीति है। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात यह है कि पाइनस मोनोशियस होता है, यानी नर और मादा शंकु एक ही पेड़ पर लगते हैं, लेकिन अलग अलग। आमतौर पर मादा शंकु ऊपर की शाखाओं पर होते हैं ताकि वे दूसरे पेड़ों से उड़कर आए पराग को आसानी से पकड़ सकें, और नर शंकु नीचे की शाखाओं पर। चीड़ के पेड़ तो आज भी आम हैं, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म्स तो सचमुच टाइम मशीन की तरह हैं। साइकस को ही लीजिए। स्रोतों में इसे बार बार जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल कहा गया है। ये शब्द ही अपने आप में कितना बड़ा है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सचमुच एक जिंदा जीवाश्म है। इसका मतलब है कि यह पौधा लाखों सालों से, डायनासोर के समय से, बिना किसी बड़े बदलाव के आज भी हमारे बीच मौजूद है। जब आप साइकस को देखते हैं तो आप अतीत की एक झलक देख रहे होते हैं। अरे वाह! और इसकी प्राचीनता का सबसे बड़ा सबूत इसके शुक्राणु में छिपा है। क्या कह रहे हैं? पौधों में तैरने वाले शुक्राणु? ये तो जानवरों की दुनिया की बात लगती है। बिल्कुल, ये सुनकर झटका लगता है, लेकिन यही सच है। साइकस के शुक्राणु लट्टू के आकार के होते हैं। उन पर हजारों छोटे छोटे बाल या सिलिया लगे होते हैं, जिनकी मदद से वो तैरते हैं। और ये पादप जगत में सबसे बड़े शुक्राणु होते हैं। सबसे बड़े? हाँ, सबसे बड़े। ये गुण इसे शैवाल और फर्न जैसे और भी प्राचीन पौधों से जोड़ता है। इसकी निषेचन प्रक्रिया भी दोहरी है। पहले परागनली यानी साइफोनोगेमी शुक्राणुओं को अंडे के करीब पहुंचाती हैं, और फिर शुक्राणु पैरकर यानी ज़ोइडोगेमी से अंडे तक का सफर पूरा करते हैं। ये वाकई में अद्भुत है। ये तो अविश्वसनीय है। और मैंने स्रोतों में इसकी जड़ों के बारे में भी कुछ अजीब सा पढ़ा था। कोरोलॉइड जड़ें, ये क्या मामला है? हाँ, ये साइकस का एक और अजूबा है। इसकी कुछ जड़ें मिट्टी के अंदर जाने के बजाय बाहर की तरफ उगती हैं और दिखने में बिल्कुल समुद्री मूंगे या कोरल जैसी लगती हैं। अच्छा, इसीलिए इन्हें कोरोलॉइड जड़ें कहते हैं। हाँ, लेकिन इनकी असली खासियत इनके अंदर रहती है। इन जड़ों में एनाबीना जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। मतलब ये एक तरह की साझेदारी है। एक परफेक्ट साझेदारी। ये बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को पकड़कर उसे पौधे के लिए खाद में बदल देते हैं, जो साइकस को ऐसी जमीन पर भी उगने में मदद करता है जहां पोषक तत्वों की कमी हो। बदले में पौधा इन बैक्टीरिया को रहने के लिए घर और बना बनाया भोजन देता है। साइकस के अलावा एक और जीवित जीवाश्म का जिक्र है, जिंगो। इसे मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। जिंगो की कहानी तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। ये अपने पूरे वंश, अपने पूरे ऑर्डर जिंको एलिस का एकमात्र जिंदा बचा सदस्य है। इसके सारे भाई बंधु, सारे रिश्तेदार लाखों साल पहले जीवाश्म बन गए, लेकिन ये अकेला आज तक जिंदा है। अरे, एक समय था जब ये विलुप्त माना जाता था, लेकिन फिर ये चीन के कुछ मठों में उगा हुआ मिला। शायद उन्हीं भिक्षुओं ने इसे बचा कर रखा। वैसे इसके बीज चीन और जापान में भूनकर खाए भी जाते हैं। तो ये साफ है कि ये पौधे प्राचीन हैं, अनोखे हैं और जिंदा रहने के महारथी हैं। अब बात करते हैं इनके उन अनुकूलन की जो इन्हें मुश्किल हालात का सामना करने में मदद करते हैं। स्रोत बताते हैं कि शंकुधारी पेड़ बर्फीले पहाड़ों से लेकर सूखे इलाकों तक हर जगह मिल जाते हैं। कैसे? इसका राज उनकी बनावट में छिपा है। उनकी पत्तियों को देखिए, वो चौड़ी होने के बजाय सुई जैसी पतली होती हैं। ऐसा सतह के क्षेत्र को कम करने के लिए होता है, ताकि बर्फीली हवा या तेज धूप में पानी का नुकसान कम से कम हो। अच्छा। इसके अलावा इन पत्तियों के ऊपर मोम जैसी एक मोटी परत होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, और इनके सांस लेने वाले छिद्र यानी रंध्र पत्तियों में अंदर की ओर धसे हुए होते हैं।
ये सब मिलकर एक वाटरप्रूफ, ठंड प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है। स्रोतों में एक और साझेदारी का बार बार जिक्र आया है, माइकोराइजा, खासकर पाइनस के साथ। ये क्या है? अगर कोरोलॉइड जड़ें एक छोटी सी साझेदारी हैं, तो माइकोराइजा एक विशाल भूमिगत साम्राज्य है। ये कवक यानी फंगस और पेड़ों की जड़ों के बीच का सहजीवन है। हाँ। फंगस के महीन धागे मिट्टी में मीलों तक फैलकर एक जाल बना लेते हैं, हाँ। जिसे हम वुड वाइड वेब भी कह सकते हैं। वुड वाइड वेब, वाह। हाँ, और ये जाल पौधे की जड़ों की तुलना में हजारों गुना बेहतर तरीके से मिट्टी से पानी और खासकर फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व सोखता है और पेड़ को सप्लाई करता है। और बदले में फंगस को क्या मिलता है? बदले में पेड़ प्रकाश संश्लेषण से बनाया गया भोजन यानी शुगर फंगस को देता है। हाँ। ये ये रिश्ता इतना जरूरी और गहरा है कि स्रोत बताते हैं कि पाइनस के बीज बिना अपने फंगल पार्टनर के अंकुरित तक नहीं हो सकते। सच में? हाँ, ये प्रकृति की सबसे सफल साझेदारियों में से एक है। चलिए, अब स्रोतों से कुछ मजेदार और तेज तथ्य निकालते हैं, एक तरह का रैपिड फायर राउंड। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड यानी ओव्यूल किसका है? स्रोतों के अनुसार ये सम्मान साइकस को जाता है। इसका बीजांड शुतुरमुर्ग के अंडे जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन पादप जगत के हिसाब से बहुत बड़ा होता है। दुनिया का सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म कौन सा है? वो है सिकोइडेंड्रॉन, जिसे हम जायंट सिकोया या कैलिफोर्निया रेडवुड के नाम से जानते हैं। ये पेड़ 30-40 मंजिला इमारतों जितने ऊंचे हो सकते हैं और हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। ये सच में धरती के सबसे विशाल जीव हैं। और स्पेक्ट्रम की दूसरे छोर पर सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म? ये है जामिया पिग्मिया, जो क्यूबा में पाया जाता है। ये इतना छोटा है कि पहली नजर में घास जैसा लगता है, लेकिन है ये एक पूरा जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म की कुल प्रजातियां दुनिया में लगभग कितनी हैं? लगभग 900 के करीब। ये संख्या फूल वाले पौधों की लगभग 4 लाख प्रजातियों के सामने बहुत छोटी लगती है। इससे पता चलता है कि ये एक प्राचीन और बहुत ही खास समूह है, जिसके ज्यादातर सदस्य विलुप्त हो चुके हैं। ये तो साफ है कि ये पौधे वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, लेकिन क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इनकी कोई अहमियत है? स्रोतों में इनके आर्थिक महत्व का भी जिक्र है। शुरुआत करते हैं तारपीन के तेल से। हाँ, तारपीन का तेल या ट्रपेंटाइन ऑयल पाइनस यानी चीड़ के पेड़ से निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ रेजिन से बनता है। जब पेड़ पर कोई कट लगता है तो ये रेजिन उसे भरने और इन्फेक्शन से बचाने के लिए निकलता है। इसी रेजिन को इकट्ठा करके इसका आसवन किया जाता है, जिससे तारपीन का तेल बनता है। ये पेंट, वार्निश और पॉलिश में एक बेहतरीन सॉल्वेंट यानी घोलक का काम करता है। और भोजन के तौर पर स्रोतों में चिलगोजा का नाम आया है। चिलगोजा एक खास किस्म के चीड़ पाइनस जिरार्डियाना के बीज हैं, जो हिमालय के ऊंचे और सूखे इलाकों में मिलता है। इन्हें चीड़ के कोन से निकालना बहुत मेहनत का काम है और इसीलिए इतने महंगे बिकते हैं। ये प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर एक लाजवाब ड्राई फ्रूट है। और साबूदाना का क्या? मुझे हमेशा लगता था कि ये किसी और चीज से बनता है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। बाजार में मिलने वाला ज्यादातर साबूदाना टापियोका से बनता है, लेकिन असली साबूदाना या सेगो वो साइकस की कुछ प्रजातियों के तने के अंदर जमा स्टार्च से बनाया जाता है। तने को काटकर उसके गूदे को निकालकर धोकर और सुखाकर ये स्टार्च तैयार होता है। ये पचने में बहुत हल्का होता है, इसीलिए इसे अक्सर बीमार लोगों या बच्चों को खिलाने की सलाह दी जाती है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि जिम्नोस्पर्म सिर्फ नग्न बीज वाले पौधे नहीं हैं। ये जिंदा जीवाश्म है, ये मुश्किल हालात में जीने के उस्ताद हैं और ये माइकोराइजा जैसी अद्भुत साझेदारियां भी करते हैं। साइकस के तैरने वाले शुक्राणु से लेकर सिकोया की आसमान छूती ऊंचाई तक इनकी दुनिया हैरत अंगेज कहानियों से भरी है। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ म्यूजियम में रखने लायक पुराने पौधे नहीं हैं, बल्कि तारपीन के तेल से लेकर चिलगोजे और साबूदाने तक ये हमारी जिंदगी से भी जुड़े हुए हैं। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए कोई ऐसा विचार छोड़कर जाएं जो उन्हें इस विषय पर और सोचने के लिए मजबूर कर दे। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। स्रोतों में नीटम नाम के एक जिम्नोस्पर्म का जिक्र है। अब ये पौधा जीव विज्ञानियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द है तो ये जिम्नोस्पर्म, लेकिन इसमें कई गुण ऐसे हैं जो फूल वाले पौधों यानी एंजियोस्पर्म से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर ये और भी दिलचस्प हो जाता है। वो कौन से गुण हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं? जैसे इसके जाइलम में पानी ले जाने के लिए आधुनिक हाईवे यानी वेसल्स का होना। वेसल्स? लेकिन वो तो एंजियोस्पर्म की पहचान है। एग्जैक्टली, यही तो पहेली है। और तो और इसके बीजांड में आर्केगोनिया का न होना, जो कि जिम्नोस्पर्म का एक क्लासिक फीचर है।
ये दोनों ही बातें इसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच की एक कड़ी जैसा बना देती हैं। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये एक तरह का मिसिंग लिंक है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये जीव विज्ञान में हमारे द्वारा बनाई गई साफ सुथरी श्रेणियों को धुंधला कर देता है। हम पौधों को और हर जीव को साफ सुथरे बक्सों में बांटना पसंद करते हैं, ये जिम्नोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म। लेकिन नीटम जैसा पौधा उस रेखा पर खड़ा है जो दोनों दुनिया की विशेषताओं को दिखाता है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विकास एक सीधी रेखा में होता है या ये बहुत ज्यादा जटिल और उलझा हुआ है, और प्रकृति में और कौन से ऐसे संक्रमणकालीन रूप मौजूद हैं जो हमारी इन साफ सुथरी श्रेणियों को चुनौती देते हैं। यह सोचने लायक बात है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की किताबों से कुछ दिलचस्प पन्ने हैं, और ये सब एक ही विषय पर इशारा कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म यानी फूल वाले पौधे। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि ये पौधे क्या करते हैं, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वे इतने सफल क्यों हैं। फूल तो हमें हर जगह दिखते हैं ना, लेकिन उनकी सफलता के पीछे एक बहुत ही सूक्ष्म और अविश्वसनीय रूप से चालाक रणनीति छिपी है। चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं। तो शुरू करते हैं इनके सबसे बड़े सीक्रेट वेपन से। इसे कहते हैं दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, पहली नजर में यह सामान्य लगता है। एक नर युग्मक मतलब मेल गैमेट वो अंडकोशिका या एग सेल के साथ मिलता है और एक जाइगोट बनाता है। ये तो पौधों के प्रजनन का एक स्टैंडर्ड तरीका लगता है। लेकिन असली जो जादू है वो दूसरे नर युग्मक के साथ होता है। बिल्कुल, और यहीं पर एंजियोस्पर्म बाकी पौधों से मीलों आगे निकल जाते हैं। आप इसे प्रकृति का सबसे बड़ा पेमेंट ऑन डिलीवरी सिस्टम समझिए। पेमेंट ऑन डिलीवरी? जी, जहां दूसरे पौधे जैसे जिम्नोस्पर्म वो भ्रूण के लिए खाना पहले से ही पैक करके रख देते हैं। अब मेहमान आए या ना आए, मतलब निषेचन हो या ना हो, ऊर्जा तो बर्बाद होती है। अच्छा, तो वो एक तरह का जुआ खेलते हैं। हाँ, और एक बहुत महंगा जुआ। लेकिन एंजियोस्पर्म कहते हैं नहीं, पहले डिलीवरी कंफर्म करो फिर पेमेंट करेंगे। जो दूसरा नर युग्मक है वो भ्रूण कोश के केंद्र में मौजूद 2 ध्रुवीय नाभिकों के साथ जुड़ता है। अच्छा। और क्योंकि इसमें 3 नाभिक शामिल होते हैं, एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय, इसे कहते हैं त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन। इससे जो चीज बनती है उसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक या पेन, और यही पेन आगे चलकर भ्रूणपोष बनता है, मतलब विकासशील भ्रूण का भोजन। कमाल है। तो ये पोषण सिर्फ तभी बनाया जाता है जब निषेचन की गारंटी हो, मतलब कोई बर्बादी नहीं। तो इसी ऊर्जा की बचत ने उन्हें दुनिया भर में फैलने और दूसरे पौधों को पछाड़ने की ताकत दी होगी। इस एक रणनीति ने तो खेल ही बदल दिया। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक क्रांतिकारी विकास था। इसका श्रेय 1898 में नवा सचिन को दिया जाता है, और इसी खोज ने हमें समझाया कि फूल वाले पौधे इतने प्रभावी क्यों हैं। ये प्रक्रिया तो अविश्वसनीय रूप से जटिल और सटीक लग रही है। तो इसे अंजाम देने वाले ये गैमेटोफाइट्स आखिर हैं क्या? इन नोट्स में लिखा है कि वे अत्यधिक न्यूनीकृत या मच रिड्यूस्ड होते हैं। सुनने में तो ये काफी कमजोर लगते हैं। कमजोर नहीं, बल्कि बेहद स्पेशलाइज्ड और एफिशिएंट। न्यूनीकृत का मतलब है कि वे बहुत छोटे और सरल होते हैं। नर गैमेटोफाइट को लीजिए, वो तो बस एक 3 कोशिका वाला परागकण है, एक तरह का मिनिएचर डिलीवरी ड्रोन समझिए, जिसमें 2 नर युग्मक रूपी पेलोड होते हैं। डिलीवरी ड्रोन? अच्छा। और मादा गैमेटोफाइट? वो भी कुछ कम नहीं। मादा गैमेटोफाइट, जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं, वो एक मिनिएचर मिशन कंट्रोल रूम की तरह है। मिशन कंट्रोल रूम, ये दिलचस्प है। कौन-कौन है इस टीम में? इसे ऐसे समझे कि एक 7 कोशिका और 8 नाभिक वाली संरचना है। इसमें मुख्य खिलाड़ी हैं यानी एग सेल, और उसके अलावा एक पूरी सपोर्ट टीम भी है। इसमें 2 सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिट्स होती हैं। ये परागनली को रास्ता दिखाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एयरपोर्ट पर लैंडिंग लाइट्स विमान को गाइड करती हैं। दूसरी तरफ 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स होती हैं। उनका काम अभी भी थोड़ा रहस्य है, पर माना जाता है कि वे भ्रूण के शुरुआती विकास में मदद करती हैं। और बीच में है वो केंद्रीय कोशिका, जिसमें 2 ध्रुवीय नाभिक हैं जो उस दूसरे नर युग्मक का इंतजार कर रही होती हैं। ये एक बहुत ही संगठित टीम वर्क है। ये सब सुनने के बाद मुझे प्लॉइडी यानी गुणसूत्रों के सेट का जो खेल है वो और भी दिलचस्प लग रहा है।
हमारे पास N, 2N और 3N संरचनाएं हैं। अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूं तो प्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम के कितने सेट हैं। मुख्य पौधा और उससे बनने वाला भ्रूण दोनों डिप्लॉइड यानी 2N होते हैं। मतलब उनमें सेट का एक जोड़ा होता है, बिल्कुल हमारी तरह। सही। और जो जनन कोशिकाएं हैं, मतलब गैमेट्स जैसे शुक्राणु और अंड कोशिका, वे हैप्लॉइड यानी N होती हैं। उनमें सिर्फ एक सेट होता है ताकि वे मिलकर वापस 2N बना सकें। और इस पूरी कहानी का सबसे अनोखा किरदार है भ्रूणपोष। वो ट्रिप्लॉइड यानी 3N है। 3 सेट? जी हाँ, उसमें 3 सेट होते हैं। यही तो है दोहरा निषेचन का जादू, और यही उसे एक सुपर पौष्टिक भोजन बनाता है। आपके नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल था जो इस गणित को परखता है। सवाल था कि अगर एक द्विगुण यानी 2N नर पौधे का संकरण एक चतुर्गुणित मतलब टेट्राप्लॉइड 4N मादा पौधे से होता है तो भ्रूणपोष की प्लॉइडी क्या होगी? और इसका जवाब है पेंटोप्लॉइड मतलब 5N। ये एक शानदार उदाहरण है जो दिखाता है कि ये नियम कितने सटीक हैं। इसे ऐसे समझते हैं, 2N नर पौधे से अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो नर युग्मक बनेगा वो अगुणित यानी N होगा। ठीक है। लेकिन जो 4N मादा पौधा है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद ध्रुवीय नाभिक द्विगुणित यानी 2N होंगे। तो जब एक अगुणित N नर युग्मक 2 द्विगुणित 2N + 2N ध्रुवीय नाभिकों से जुड़ेगा तो नतीजा क्या होगा? N + 2N + 2N यानी 5N। 5 गुना? ये तो गणित जैसा कम और जीव विज्ञान का जादू ज्यादा लगता है। ये अविश्वसनीय है। एक मिनट, अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो 5N भ्रूणपोष का मतलब है कि यह सामान्य भ्रूणपोष से भी ज्यादा पौष्टिक हो सकता है। क्या वैज्ञानिक इस तकनीक का उपयोग बेहतर फसलें बनाने के लिए करते हैं? बिल्कुल, यह प्लांट ब्रीडिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। आप देखिए, गेहूं जैसी कई फसलों की किस्में पॉलीप्लॉइड होती हैं। प्लॉइडी को बदलकर वैज्ञानिक बड़े फल, बड़े बीज और बेहतर पोषण वाली फसलें तैयार करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रकृति के नियमों का ही एक चतुर उपयोग है। वाह! इस मुख्य रणनीति के अलावा एंजियोस्पर्म के पास अनुकूलन का एक अविश्वसनीय खजाना है। इन स्रोतों में कुछ असली रिकॉर्ड ब्रेकर्स का भी जिक्र है। हाँ, जैसे कि रैफ्लेशिया आर्नोल्डी। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा एकल फूल पैदा करने के लिए जाना जाता है। इसका व्यास 1 मीटर तक हो सकता है और ये एक पूर्ण जड़ परजीवी है। मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता और एक खास लता की जड़ों से सारा पोषण चूसता है। और इसकी एक और खासियत है ना? वो गंध वाली? जी हाँ, इसकी गंध। इससे सड़े हुए मांस की बहुत तेज और भयानक गंध आती है। इसी वजह से इसे लाश फूल या कॉर्प्स फ्लावर भी कहते हैं। अच्छा। यह गंध असल में मक्खियों को परागण के लिए आकर्षित करती है। मतलब अगर किसी को फूल देना हो तो ये शायद सबसे खराब विकल्प होगा। बिल्कुल, जब तक कि आप किसी मक्खी को आकर्षित करने की कोशिश न कर रहे हों। और इस विशाल फूल के ठीक विपरीत है वुल्फिया, दुनिया का सबसे छोटा फूल वाला पौधा। ये पानी की सतह पर तैरने वाला एक छोटा सा हरा दाना है जिसका आकार 2 मिलीमीटर से भी कम होता है। आकार की ये चरम सीमाएं तो अविश्वसनीय हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नियमों को ही तोड़ देते हैं, जैसे परजीवी और कीटभक्षी पौधे। सही कहा। कसकुटा या अमरबेल हो देखिए, वो एक पूर्ण तना परजीवी है। उसमें पत्तियां या क्लोरोफिल होता ही नहीं। वो एक पीले धागे की तरह मेजबान पौधे पर लिपटकर अपनी चूसने वाली जड़ों, जिन्हें हॉस्टोरिया कहते हैं, से तैयार भोजन खींचती है। और ओरोबेंचे? वो एक पूर्ण जड़ परजीवी है। और कीटभक्षी पौधों का क्या? वे तो मांसाहारी होते हैं। उन्हें मांसाहारी कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। वे स्वपोषी होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो फिर कीड़े क्यों खाते हैं? क्योंकि वे अक्सर ऐसी दलदली मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए वे कीड़ों को फंसाकर उनसे नाइट्रोजन सोखते हैं। ये उनके लिए एक तरह का मिनरल सप्लीमेंट है। अच्छा। जैसे ड्रोसेरा या वीनस फ्लाई ट्रैप। बिल्कुल। और एक बहुत ही दिलचस्प जलीय पौधा है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया के बारे में क्या खास है? यह एक जड़ रहित पौधा है जो पानी में तैरता है। इसमें छोटे छोटे थैले या ब्लैडर्स होते हैं।
जब कोई छोटा जलीय कीट इन थैलों के पास आता है तो एक वैक्यूम मैकेनिज्म उसे पलक झपकते ही अंदर खींच लेता है। यह प्रकृति के सबसे तेज प्याज मतलब फंदों में से एक है। कमाल है। और इन पौधों ने सिर्फ खाने की आदतें ही नहीं, अपनी जड़ों को भी अजीब तरह से ढाला है, जैसे कि मैंग्रोव्स के न्यूमेटोफोर्स। हाँ, मैंग्रोव जैसे राइजोफोरा दलदली और खारे पानी में उगते हैं। वहाँ मिट्टी में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो इन पौधों की कुछ जड़ों की एक अजीब आदत होती है। वे बाकी जड़ों की तरह नीचे जमीन में नहीं बल्कि ऊपर हवा में गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ बढ़ती हैं। ऊपर की तरफ? जी, जैसे वे सांस लेने के लिए बाहर निकल रही हों। इसीलिए इन्हें न्यूमेटोफोर्स या सांस लेने वाली जड़ें कहते हैं। स्रोतों में मैंग्रोव से जुड़ा एक और शब्द है विविपेरी। ये क्या भला है? विविपेरी मैंग्रोव के लिए एक सुपर पावर है। इसमें होता यह है कि बीज फल के अंदर और फल पेड़ पर लगे हुए ही अंकुरित हो जाता है। एक छोटा पौधा तैयार हो जाता है। जब ये भारी होकर नीचे गिरता है तो एक भाले की तरह सीधे कीचड़ में धंस जाता है और पानी की लहरों से बह नहीं पाता। ये उसे उस मुश्किल माहौल में स्थापित होने का एक शानदार मौका देता है। तो विविपेरी मैंग्रोव के लिए एक सुपर पावर है, लेकिन हमारे किसानों के लिए एक बुरा सपना। बिल्कुल। सोचिए, अगर गेहूं या मक्के की फसल कटने से पहले ही बालियों में दाने उगने लगे तो उसे स्टोर कैसे करेंगे? सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। सही बात है। इसीलिए फसल की किस्मों में ये एक अवांछनीय लक्षण है और वैज्ञानिक ऐसी फसलों को विकसित करने पर काम करते हैं जिनमें ये गुण न हो। तो इस सारी सूक्ष्म क्रिया, डबल फर्टिलाइजेशन और इन सभी हैरत अंगेज अनुकूलन के बाद आखिर में होता क्या है? फूल से फल तक का सफर कैसे पूरा होता है? निषेचन के बाद फूल में एक बड़ा काया पलट होता है। जो अंडाशय है यानी ओवरी, वो पककर फल बन जाता है और उसके अंदर मौजूद बीजांड यानी ओव्यूल वो बीज में बदल जाते हैं। फल का ये सुरक्षात्मक आवरण बीजों को बचाता है और उनके फैलाव में भी मदद करता है। यही एक बड़ा अंतर है जो एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से अलग करता है। जिम्नोस्पर्म के बीज नग्न होते हैं, उन पर फल का कोई कवर नहीं होता। चलिए एक बार इस पूरी प्रक्रिया के अंतिम चरणों को क्रम से समझ लेते हैं। परागकण के वर्तिकाग्र पर उतरने से लेकर दोहरे निषेचन तक इन घटनाओं का सही क्रम क्या है? बिल्कुल, इसे सिलसिलेवार समझते हैं। पहला कदम है परागण, मतलब पराग कणों का स्टिग्मा पर पहुंचना। दूसरा, पराग नलिका का अंकुरण। पराग कण से एक पतली ट्यूब निकलती है जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय की ओर बढ़ती है। ठीक है। तीसरा, नर युग्मकों का प्रवेश। ये पराग नलिका मिशन कंट्रोल रूम यानी भ्रूण कोश में पहुंचती है और सहायक कोशिका की मदद से अपने दोनों नर युग्मकों को अंदर छोड़ देती है। चौथा, पहला संलयन, जिसे युग्मक संलयन कहते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलकर 2n युग्मनज बनाता है जो भविष्य का पौधा है। और पांचवा, दूसरा संलयन यानी त्रिसंलयन। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के 2 ध्रुवीय नाभिकों से मिलकर 3n भ्रूणपोष बनाता है जो उस भविष्य के पौधे का लंच बॉक्स है। और इसी के साथ दोहरा निषेचन पूरा होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक छोटे से 3 कोशिका वाले परागकण से लेकर विशाल रैफ्लेसिया तक एंजियोस्पर्म जो हैं वो अनुकूलन और कुशल प्रजनन के उस्ताद हैं। दोहरा निषेचन सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये उनकी सफलता का मूल मंत्र है जो ये सुनिश्चित करता है कि अगली पीढ़ी के पोषण के लिए ऊर्जा की एक बूंद भी बर्बाद न हो। बिल्कुल, इसी एक कुशल रणनीति ने उन्हें वो ऊर्जा और लचीलापन दिया जिससे वो पृथ्वी के लगभग हर कोने, रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक पर हावी हो सकें। उनकी विविधता, चाहे वो परजीवी पौधों के रूप में हो या कीड़े खाने वालों के रूप में या फिर अत्यधिक खारे पानी में जीवित रहने की क्षमता हो, ये सब उस अविश्वसनीय विकासात्मक टूलकिट को दर्शाता है जिसने उन्हें आज पृथ्वी का सबसे सफल पौधा समूह बनाया है। इन स्रोतों में एक आखिरी और बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य का उल्लेख है। मृत सागर के पास एक पुरातात्विक खुदाई में 2000 साल पुराना एक बीज मिला, फिनिक्स डिक्टाइलिफेरा यानी खजूर का बीज, और वो बीज अंकुरित हो गया।
हाँ, और ये हमें एक बहुत गहरे विचार की ओर ले जाता है। हमने जिन प्रजनन रणनीतियों पर चर्चा की, वे केवल अगली पीढ़ी बनाने के बारे में नहीं है, वे एक ऐसा अविश्वसनीय पैकेज बीज बनाने के बारे में है जो इतना लचीला और टिकाऊ है कि वो जीवन में वापस आने के लिए सहस्त्राब्दियों तक इंतजार कर सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर मौजूद इन बीजों में अस्तित्व और समय यात्रा के और कौन से अनगिनत रहस्य छिपे हो सकते हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम पौधों की दुनिया में उतर रहे हैं, लेकिन किसी आम बायोलॉजी क्लास की तरह नहीं। आज हम सुनेंगे पौधों की हिम्मत की कहानी, कैसे उन्होंने करोड़ों साल पहले पानी से निकलकर सूखी जमीन पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और इस अविश्वसनीय कहानी का एक सीक्रेट हीरो है, एक अनोखी जीवन शैली जिसे कहते हैं पीढ़ियों का एकांतरण या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें पौधों के जीवन चक्र के कुछ बेहतरीन आरेख हैं और शैवाल से लेकर विशाल पेड़ों तक के उदाहरण भी हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि पौधे कैसे प्रजनन करते हैं, बल्कि ये समझना है कि उनके विकास के हर कदम के पीछे क्या रणनीति थी। तो इन जटिल लगने वाले चक्रों में जो कहानी छिपी है, चलिए उसे बाहर निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें पौधों के जीवन के दो किरदारों से मिलना होगा। इसे ऐसे समझिए कि हर पौधे की कहानी में दो अलग-अलग पीढ़ियां होती हैं। एक है गमीटोफाइट, ये पौधे का वो रूप है जिसके पास क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट होता है। ये थोड़ा नाजुक होता है और इसका मुख्य काम है प्रजनन करना। और दूसरा किरदार है स्पोरोफाइट, ये मजबूत, ज्यादा दिखाई देने वाला रूप है जिसके पास क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं। पौधों का पूरा जीवन इन्हीं दो किरदारों के बीच, मतलब बारी-बारी से चलता रहता है। ये किरदारों वाली बात बहुत अच्छी है, क्योंकि ये पूरी कहानी को समझने में वाकई मदद करती है। अगर हम सबसे सरल पौधों को देखें, जैसे कि पानी में रहने वाले शैवाल, तो उनकी कहानी में हीरो पूरी तरह से गैमीटोफाइट ही होता है। यही वो रूप है जो आज़ाद है, तैर रहा है और सूरज की रोशनी से अपना खाना बना रहा है। या स्पोरोफाइट का किरदार इतना छोटा है कि वो बस एक पल के लिए आता है। एक पल के लिए? हाँ, मतलब जब दो गैमीट मिलकर एक कोशिका वाला युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं, बस इतना ही। उस जाइगोट में तुरंत मियोसिस होता है और वो वापस हैप्लॉइड बीज हमों में टूट जाता है, जिनसे फिर से गैमेटोफाइट बन जाता है। इसे ही हम हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र कहते हैं। स्पाइरोगायरा और वॉल्वॉक्स इसके क्लासिक उदाहरण हैं। तो मतलब इन शुरुआती पौधों के लिए स्पोरोफाइट एक मेहमान कलाकार जैसा था, जो बस एक सीन के लिए आता है और चला जाता है। असली कहानी तो गैमीटोफाइट की ही थी। लेकिन इस जीवन शैली में कोई तो कमी रही होगी जिसने पौधों को जमीन पर आने के लिए मजबूर किया होगा। बिल्कुल, और वो सबसे बड़ी कमी थी पानी पर पूरी तरह से निर्भरता। प्रजनन से लेकर जीवन तक सब कुछ पानी में ही संभव था। जमीन की दुनिया कठोर थी, वहां सूखा था, तापमान बदलता था। इस माहौल में वो नाजुक गैमीटोफाइट वाला किरदार ज्यादा देर टिक नहीं सकता था। यहीं से पौधों के विकास की कहानी में एक नया मोड़ आता है और एंट्री होती है ब्रायोफाइट्स की, जैसे मॉस और लिवरवर्ट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये वो पहले पौधे थे जिन्होंने जमीन पर कदम रखने की हिम्मत की। तो इन्होंने क्या अलग किया? क्या यहाँ कहानी का हीरो बदल गया? पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ, किरदारों में बदलाव आने लगे थे। ब्रायोफाइट्स में भी मुख्य हीरो अभी भी गैमीटोफाइट ही है। जब हम किसी नम दीवार पर वो हरी मखमल जैसी काई देखते हैं ना, हाँ, तो हम असल में उसके हैप्लॉइड गैमीटोफाइट को ही देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ स्पोरोफाइट अब सिर्फ एक कोशिका में मेहमान नहीं रहा, वो एक बहुकोशिकीय संरचना बन गया है, जिसमें एक कैप्सूल होता है जहां बीजाणु बनते हैं। पर एक ट्विस्ट है। क्या? ये स्पोरोफाइट अभी भी आजाद नहीं है। वो अपने पोषण और सहारे के लिए पूरी तरह से गैमीटोफाइट पर निर्भर है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर। तो ये एक तरह का बीच का रास्ता था। जमीन पर आ तो गए, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। हमारे स्रोतों में भी लिखा है कि इन्हें भी प्रजनन के लिए पानी चाहिए। ये तो फिर से वही पुरानी समस्या हो गई। हाँ, यही इनकी सबसे बड़ी सीमा थी। इनके नर युग्मकों को तैरकर मादा युग्मक तक पहुंचना होता है, और इसके लिए पानी की एक पतली परत भी काफी है। इसीलिए तो ये आज भी नम और छायादार जगहों पर ही मिलते हैं, कभी रेगिस्तान में नहीं। और इसी चुनौती से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि ये नर युग्मक हजारों लाखों की संख्या में बनाते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब पौधे नर युग्मक बनाने में इतनी ज्यादा ऊर्जा क्यों खर्च करते हैं, जबकि इन मादा युग्मक इतने कम होते हैं? क्या ये संसाधनों की बर्बादी नहीं है? इसके पीछे क्या कोई रणनीति है?
यह बर्बादी नहीं बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। सोचिए, उन छोटे छोटे नर युग्मकों को पानी की अनिश्चित दुनिया में तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। रास्ते में हजारों मर जाएंगे, भटक जाएंगे। तो सफलता की संभावना को बढ़ाने का एक ही तरीका है, संख्या बढ़ा दो। बिल्कुल, यह एक प्रोबेबिलिटी का खेल है। इसी तरह मार्केंशिया जैसे लिवरवर्ट में इलेटा मैकेनिज्म होता है। ये स्प्रिंग जैसी कोशिकाएं होती हैं जो नमी बदलते ही बीजाणुओं को दूर दूर तक फेंकती हैं। हर कदम पर एक संघर्ष है और उसका एक अनोखा समाधान भी। ब्रायोफाइट्स का पानी पर इतना निर्भर होना वाकई उनकी एक सीमा थी। तो विकास के अगले कदम में पौधों ने इस समस्या को कैसे हल किया? यहीं पर फर्न जैसे टेरिडोफाइट्स की एंट्री होती है, जो कहानी में एक नया और रोमांचक मोड़ लाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। टेरिडोफाइट्स में पहली बार कहानी का हीरो बदल गया। अब प्रमुख, बड़ा, मजबूत और प्रभावी किरदार डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बन गया। जब हम अपने बगीचे में एक खूबसूरत फोन का पौधा देखते हैं तो हम उसके स्पोरोफाइट को देख रहे होते हैं। इसने पौधे को ज्यादा बड़ा, मजबूत और जमीन के कठोर वातावरण के लिए बेहतर अनुकूलित होने की क्षमता दी। तो फिर गैमेटोफाइट का क्या हुआ? क्या उसका किरदार खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत छोटा हो गया। फर्न का गैमेटोफाइट, जिसे प्रोथैलस कहते हैं, वो भी आजाद होता है और अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन वो बहुत छोटा, दिल के आकार का होता है। और छिपा हुआ रहता होगा? हाँ, ज्यादातर छिपा हुआ रहता है, आसानी से नजर नहीं आता। तो यहाँ पहली बार दोनों किरदार, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, आजाद जीवन जी रहे हैं। लेकिन अब सत्ता जो है वो स्पोरोफाइट के हाथ में आ चुकी है। वाह! तो जब मैं अगली बार किसी फर्न को देखूंगी तो मुझे ये याद रखना होगा कि मैं वास्तव में उसके स्पोरोफाइट रूप को देख रही हूँ और उसका एक छिपा हुआ छोटा गैमेटोफाइट रूप भी कहीं आसपास होगा। ये तो पौधों को देखने का मेरा नजरिया ही बदल देगा। बिल्कुल। और यहीं एक और शानदार विकास हुआ। कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे सेलाजिनेला में पौधे ने एक ही तरह के बीजाणु बनाने के बजाय दो अलग अलग तरह के बीजाणु बनाने शुरू कर दिए। छोटे माइक्रोस्पोर जो नर गैमेटोफाइट बनाते हैं और बड़े मेगास्पोर जो मादा गैमेटोफाइट बनाते हैं। इसे हेटेरोस्पोरी कहते हैं। एक मिनट, तो कुछ पौधों ने दो अलग अलग तरह के बीजाणु बनाने शुरू कर दिए। ये तो काम को और जटिल बनाना हुआ। ऐसा क्यों किया होगा? इसका क्या फायदा था? ये क्रांतिकारी कदम था। यह असल में बीज बनाने की आदत यानी सीड हैबिट की तैयारी थी। जब मादा गैमेटोफाइट बड़े मेगास्पोर के अंदर ही विकसित होने लगा तो उसे बाहर की दुनिया के खतरों से सुरक्षा मिल गई। ये भविष्य में बनने वाले बीजों का, आप कह सकते हैं, एक तरह से पहला ट्रेलर था। ये वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने पौधों को जमीन पर पूरी तरह से राज करने की तरफ आगे बढ़ाया। और ये विकास हमें अपनी ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में, यानी आज के ज्यादातर पेड़ों और फूलों वाले पौधों में। यहाँ तो कहानी पूरी तरह बदल गई होगी। पूरी तरह से। यहाँ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक छत्र सम्राट है। और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का किरदार इतना छोटा हो गया है कि वह अब आजाद है ही नहीं। वो कुछ कोशिकाओं तक सिमट गया है और अपना पूरा जीवन स्पोरोफाइट के सुरक्षित ऊतकों के अंदर ही बिताता है। और पानी पर निर्भरता लगभग खत्म। अब हवा या कीड़े मकोड़े परागण का काम करते हैं। यही वो वजह है कि आज पौधे रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक हर जगह पाए जाते हैं। उन्होंने जमीन को जीत लिया था। साइकस का उदाहरण लें, जो एक जिम्नोस्पर्म है। स्रोतों में इसके बारे में कुछ हैरान करने वाली बातें हैं, जैसे कि पादप जगत में सबसे बड़े बीजांड यानी ओव्यूल्स इसी में पाए जाते हैं। हाँ, और सिर्फ ओव्यूल्स ही नहीं, इसके नर युग्मक भी रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ये लट्टू के आकार के होते हैं, इन पर हजारों छोटे छोटे बाल मतलब सिलिया होते हैं और ये पूरे पालप जगत में सबसे बड़े होते हैं। ये दिखाता है कि विकास के इस ऊंचे स्तर पर भी विविधता और अनोखेपन की कोई कमी नहीं है। साइकस एक लिंगाश्रयी भी होता है, यानी नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं, जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को और बढ़ावा देता है। ये सब समझना वाकई दिलचस्प है, लेकिन कुछ शब्द बार बार आते हैं और उनमें कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे बीजाणु और युग्मक, स्पोर्स और गैमीट्स। इनमें असली फर्क क्या है? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसे आसान बनाते हैं। युग्मक या गैमीट एक टीम प्लेयर है। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसे प्रजनन के लिए एक साथी की जरूरत होती है जिसके साथ वो फ्यूज हो सके। तभी नई जिंदगी मतलब जाइगोट शुरू होती है। और बीजाणु? वहीं दूसरी ओर बीजाणु या स्पोर एक सोलो आर्टिस्ट है। वो अकेला ही अंकुरित होकर एक पूरा नया पौधा यानी गैमीटोफाइट बना सकता है।
उसे किसी के साथ फ्यूज होने की जरूरत नहीं। टीम प्लेयर बनाम सोलो आर्टिस्ट, ये हमेशा याद रहेगा। और युग्मकों के भी प्रकार होते हैं, आइसोगैमी और ऊगैमी। ये क्या है? आइसोगैमी को आप एक तरह की ब्लाइंड डेट समझ सकते हैं, जहां मिलने वाले दोनों पार्टनर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। आप उनमें नर और मादा का फर्क नहीं कर सकते, जैसे स्पाइरोगायरा में होता है। वहीं ऊगैमी एक बहुत ही विकसित और सुनियोजित व्यवस्था है। यहाँ मादा युग्मक यानी अंडा बड़ा होता है, स्थिर होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और नर युग्मक, जबकि नर युग्मक छोटा, फुर्तीला और बहुत ज्यादा संख्या में होता है। ये संसाधनों का बहुत कुशल उपयोग है, जो हमें फ्यूकस से लेकर इंसानों तक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने आज पौधों के विकास की पूरी कहानी देख ली। अगर मैं इसे संक्षेप में कहूंगी तो ये कहानी है गैमीटोफाइट के पतन और स्पोरोफाइट के उदय की। सरल जलीय पौधों में गैमीटोफाइट राजा था। जमीन पर पहला कदम रखने वाले मॉस में भी उसी का दबदबा रहा। फिर फर्न के आने से सत्ता स्पोरोफाइट के हाथ में चली गई, और आज के आधुनिक पौधों में स्पोरोफाइट ही सब कुछ है, और गैमीटोफाइट एक सुरक्षित मेहमान की तरह उसके अंदर रहता है। बिल्कुल सही सारांश। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाता है, जिस पर हमारे श्रोता विचार कर सकते हैं। इस पूरी विकास यात्रा पर सोचिए, जहां गैमीटोफाइट, जो प्रजनन का सबसे नाजुक और संवेदनशील चरण है, उसे धीरे धीरे छोटा, ज्यादा सुरक्षित और शक्तिशाली स्पोरोफाइट पर निर्भर बना दिया गया। ये रणनीति, जिसमें सबसे कमजोर कड़ी को एक तरह से छिपाया और सुरक्षित किया जाता है, उसने पृथ्वी के लगभग हर कोने में फूलों वाले पौधों की आज की अविश्वसनीय सफलता और विविधता में कैसे योगदान दिया होगा। ये सोचना वाकई कमाल का है।